हाँ जी, चलिए भाई, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस पे आते हैं अब। और पहला पार्ट जो हमारा है वो है प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और प्राइमरी रूल में जो पहला रूल है वो है आपका लिटरल कंस्ट्रक्शन, जो उसको बोलेंगे लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है कि जो शब्द लिखे हैं, जो वर्ड्स हैं एक स्टैट्यूट के अंदर, जो शब्द लिखे हुए हैं, the words given the ordinary and natural meaning is known as the literal interpretation or literal legis. तो words giving the ordinary and natural meaning, जो शब्द लिखे उसका ordinary meaning या उसका natural meaning, उसको बोलते हैं हम लोग सर literal interpretation या बोलते हैं literal legis. The bare words of the act must be construed. The bare words of the act must be construed to get the meaning of the statute. उसको इस तरीके से पढ़िए कि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है उस कानून का, उस लॉ का. No need to apply any logic or go for in-depth analysis. Literal interpretation जब आपको करनी है, सिर्फ आपको शब्दों का ordinary और natural meaning चाहिए सर. आपको उस तरीके से पढ़ना है, आपको अपना कोई लॉजिक नहीं लगाना है. देयर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड द वर्ड्स. आपको वर्ड्स के आगे ऊपर नहीं सोच के चलना. जो शब्द लिखा है बस उसका ही ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग आप निकालिए, कोई लॉजिक नहीं, कुछ और नहीं सोचना. रीड इन दे, देखिए लिखा रीड इन दे नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर और ग्रामेटिकल मीनिंग. जो उसका चाहे आप ये लीजिए, रीड इन द नेचुरल मीनिंग उसका निकालिए, ऑर्डिनरी मीनिंग उसका है क्या होता है, इन जर्नल क्या होगा, उसका मोस्ट पॉपुलर मीनिंग क्या है, उसका वो एक ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है. इस लिटरल इंटरप्रिटेशन को हम लोग ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं. ठीक है, इस लिटरल इंटरप्रिटेशन को हम लोग ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना लिटरल कंस्ट्रक्शन के साथ, यहाँ पे ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे लिख लो. क्लियर है? एप्लीकेबिलिटी कब होती है इस रूल की? ये रूल कब अप्लाई होता है, ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कब अप्लाई होता है? व्हेन द वर्ड्स आर क्लियर. जब शब्द एकदम क्लियर है तो फिर क्या दिक्कत है सर, क्यों अपना लॉजिक लगाना? व्हेन द लैंग्वेज इज सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज है तब यूज होता है. मीनिंग इज अनएम्बिगुअस, मतलब ओनली वन मीनिंग इज पॉसिबल. जब आप पढ़ रहे हो तो अब एक ही मीनिंग आपके दिमाग में आ रहा है, खाली ऐसा नहीं लग रहा कि दो तीन मीनिंग आ रहे हैं उस सेंटेंस के, सिर्फ एक मीनिंग. तो वहां पे इस रूल की एप्लीकेबिलिटी होती है. नॉन एप्लीकेबिलिटी इस रूल को कब अप्लाई नहीं करते? ये रूल को अप्लाई कब नहीं करते? व्हेन द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस. जो ऊपर वाले पॉइंट है इसको उल्टा कर दो बस आप, इसको पॉइंट को उल्टा, जस्ट अपोजिट नीचे होगा. व्हेन द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस हो गई, मीनिंग इज एब्सर्ड हो गया. इंटरप्रिटेशन डिफीट द पर्पस ऑफ स्टैट्यूट. आप इंटरप्रेट कर रहे हो मगर वो जो पर्पस है, जिस ऑब्जेक्टिव से लॉ को बनाया गया है, उसको वो डिफीट कर रहा है. लैंग्वेज इज नॉट प्लेन और क्लियर. लैंग्वेज उसकी क्लियर नहीं है, प्लेन नहीं है, तब इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. तब हम कोई दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे. क्लियर है? तो क्या है, एज पर दिस रूल द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ अ स्टैट्यूट, वर्ड्स हो गए, कोई फ्रेज हो गया या कोई सेंटेंस हो गए ऑफ अ स्टैट्यूट, आर ऑर्डिनरीली टू बी अंडरस्टूड इन देयर natural, ordinary or popular and grammatical meaning in journal, unless क्या है? Unless such a construction leads to an absurdity or unless the content or object of the statute suggests a different meaning. तो in journal आपको normally पढ़ना है, in journal आपको normally करना है. क्लियर है? But unless such construction leads to absurdity or unless the content or object of the statute suggests a different meaning. अगर ऐसा कुछ केस होता है तो फिर हम तो क्या करेंगे, फिर हम बियॉन्ड वर्ड्स जाएंगे, तब हम बियॉन्ड वर्ड्स जाएंगे. मगर ऐसा कुछ नहीं अगर हो रहा है, कोई एब्सर्डिटी नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो सर लिटरल इंटरप्रिटेशन आप ये यूज करिए. और अगर ऐसा कुछ होगा तो अलग अलग रूल से वहां फॉलो करेंगे. फिर हम देन वी विल गो बियॉन्ड वर्ड्स, तब हम लोग अपना लॉजिक लगाएंगे वहां पे. Interpretation should not be given which would make other provisions redundant. ये देखिए redundant मतलब nullify कर. Interpretation ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि which would make other provisions redundant, दूसरे provisions को आप nullify करवा दो, ऐसा नहीं है. ठीक है, सब अलग अलग लॉ, अलग अलग लॉज है, अलग अलग लॉज के अंदर अलग अलग प्रोविजंस हैं. एक पर्टिकुलर एक्ट है उसमें भी अलग अलग प्रोविजंस होते हैं.
तो ऐसा नहीं एक प्रोविजन की आप ऐसे इंटरप्रिटेशन कर दो जो आगे के प्रोविजंस हैं, जो उसके पहले के सेक्शंस हैं, वो सब नलिफाई हो जाए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हार्मोनाइज करके पढ़ना है, सबको हार्मोनाइज करके पढ़ना होता है एक तरह से। एक आपको चीज बताओ, एक आप देखे होंगे एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है एंड। आपने देखा है एक और होता है वर्ड, एक एंड होता है। अब सर ये जो और है ना, ये और है, ये डिसजंक्टिव होता है, डिसजंक्टिव। और ये एंड होता है, ये कंजंक्टिव होता है। डिसजंक्टिव का मतलब कि अगर कोई लाइन है, कोई सेंटेंस, उसमें बीच में और आता है ना, और लिखा रहता है, तो हम लोग मतलब उसको तोड़ के पढ़ना होता है। मतलब उसका मतलब है तोड़ के पढ़िए, तोड़ के पढ़ना है उस लाइन को। और यहां पे सर इसको जोड़ के पढ़ना होता है। जब एंड लिखा है तो जोड़ के पढ़ना होता है। ये सब एक इंटरप्रिटेशन का है, ये सब इंटरप्रिटेशन का ही रूल है। क्लियर है? तो एंड क्या है? कंजंक्टिव है। और क्या है? डिसजंक्टिव है। और है तो तोड़ के पढ़िए, और एंड है तो मिला के पढ़िए एक सेंटेंस को पूरे। क्लियर है? ए और बी और सी और डी, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी, कुछ भी आप, कुछ भी किसी के अंदर आप फॉल कर गए तो आपका काम हो गया, ठीक है। और अगर लिखा ए एंड बी एंड सी एंड डी, पॉइंट्स लिखे हैं सबके अंदर, हाँ, तो मतलब आपको चारों को कंप्लाई करना है। क्लियर है? ऐसा होता है, आप पढ़ेंगे, बहुत जगह पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, इतना तो मैंने आपको पढ़ाया है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है ऐसा। और कहीं और एक वर्ड होता है शेल, एक होता है मे। अब शेल का मतलब होता है सर कंपलसरी, शेल का मतलब होता है कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी होता है। मे का आपका क्या होता है सर? ऑप्शनल इन नेचर। बट कभी कभी आपको बताते रहो, कभी कभी कोर्ट इंटरप्रेट जब करती है तो इंटरचेंज भी करती है इनको। शेल को ऑप्शन में ले लेते हैं कभी कभी, और मे को कंपलसरी। मगर इन जनरल हम लोग इन जनरल रूल पकड़ना है। इन जनरल क्या होता है? शेल का मतलब कंपलसरी, ठीक है। ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी इन नेचर, ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, ठीक है। और मे का होता है ऑप्शनल इन नेचर, ठीक है। क्लियर है? कोर्ट में पास एन ऑर्डर, कोर्ट में पास एन ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कोर्ट में कॉल फॉर द एडिशनल एविडेंस, कोर्ट में चाहे तो बुला ले एविडेंसेस को, सबूत को, या तो ना बुलाए। कोर्ट शेल कॉल फॉर एन एडिशनल एविडेंस, कोर्ट शेल, तो कोर्ट बुलाएगी ही बुलाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है? कोर्ट शेल एक्सेप्ट द एविडेंसेस, शेल तो कोर्ट को लेना ही पड़ेगा एविडेंस। तब कोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोर्ट चाहे, अब कोर्ट को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। शेल और मे का मतलब अलग अलग है। आइए क्या लिखा था? द सेफर एंड मोर करेक्ट कोर्स ऑफ डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन is to take the words themselves and arrive, if possible, at the meaning without in the first instance reference to previously decided case. क्या बोल रहा है सर? ये क्या बोल रहा है? क्या बोलना चाह रहा है भाई? The safer and more course of dealing with the question of interpretation is to take the word themselves and arrive, if possible, at the meaning without in the first instance reference to the previously decided case. क्या बोलना चाह रहा? ये बोलना चाह रहा है सर, ये क्या बोलना चाह रहा है कि don't think about the previous judgments of the court. कब? Don't think about the previous judgments of the court at इनिशियल स्टेज, शुरू में जब आपके सामने कोई केस आया है तो शुरू में आपको ये नहीं करना है कि आप ये पहले देखने लग जाओ कि भाई पहला कौन सा जजमेंट आया हुआ है कोर्ट का। ऐसा नहीं है। डोंट थिंक अबाउट द प्रीवियस जजमेंट ऑफ द कोर्ट एट इनिशियल स्टेज। जैसे आप पढ़ने जा रहे हो, इनिशियल स्टेज है, अभी तो शुरुआत है केस की, आपके सामने अभी केस आया है। क्लियर है? तो डोंट थिंक अबाउट द प्रीवियस जजमेंट ऑफ द इनिशियल कोर्ट, ऑफ द कोर्ट एट द इनिशियल केस। क्यों सर? क्यों सर? सर इट मे हैपन, क्या इट मे हैपन, ऐसा भी हो सकता है ना, इट मे हैपन द इंटरप्रिटेशन,
द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट गेट्स रॉन्ग, ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों सर, क्यों इंटरप्रिटेशन कोर्ट की कैसे रॉन्ग हो जाएगी? सर हो सकती, सर मैं बोलता हूं अगर हाई कोर्ट की बात लो, सर एक हाई कोर्ट नहीं है, दे आर 25 हाई कोर्ट्स। हाँ, अब एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट की जजमेंट को अगर रेफर कर रहा है शुरू के स्टेज में, तो ऐसा भी तो सकता है ना सर, दूसरा हाई कोर्ट उसकी क्या पता जजमेंट में कुछ दिक्कत हो, गलत हो। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर जजमेंट को रेफर कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो पता 600 से ऊपर है आपके। हाँ, तो क्या पता उस कोर्ट की जजमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत हो। अलग अलग कोर्ट्स हैं, अलग अलग उनकी जजमेंट्स हैं, अलग अलग उनका तरीका है पढ़ने का केस को। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि इनिशियल स्टेज में अगर आपके पास केस आया, आप शुरू से ही आप इनिशियल स्टेज पे ही आप जजमेंट रेफर कर लो, नहीं। अब पढ़िए क्या लिखा है। द सेफर एंड मोर करेक्ट ऑफ डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू टेक द वर्ड themselves, खुद से लीजिए, एंड अराइव इफ पॉसिबल एट द मीनिंग विदाउट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट मतलब शुरू में, एट द इनिशियल स्टेज रेफरेंस टू प्रीवियसली डिसाइडेड केस। क्लियर है? तो आपके पास केस आ रहा है, खुद से आप उसको डील करिए, अपना दिमाग आप खुद से लगाइए, ये नहीं कि प्रीवियस जो जजमेंट आई हुई है ऑलरेडी उनको हम रेफर कर ले। क्लियर है? समझ आता है? ये बोलना चाह रहा। तो whenever you have to construe a statute, जब भी आप कोई लॉ को इंटरप्रेट करते हो, और डॉक्यूमेंट या स्टैट्यूट या तो डॉक्यूमेंट, you do not construe it according to the mere ordinary journal meaning of the words, but according to the ordinary meaning of the words as applied to the subject matter with regard to which they are said. ये नहीं बस आप उसका ऑर्डिनरी जनरल मीनिंग उठा लिया आपने, आप कोई भी लॉ पढ़ लो, नहीं, आपको ये देखना है उसका मतलब आपको जब कोई भी लॉ पढ़ते हो, हाँ, तो आपको ये देखना है वो लॉ किस सब्जेक्ट मैटर पे बोल रहा है, वो लॉ किस सब्जेक्ट मैटर पे बोल रहा है, फिर आपको उसका मतलब सोचना। ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज अप्लाइड टू द सब्जेक्ट मैटर विद रिगार्ड विच दे आर यूज्ड, किस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बोल रहा है, उस सब्जेक्ट मैटर को साथ में लेके करना। क्लियर है? उस सब्जेक्ट मैटर को साथ में लेकर आपको पढ़ना है लॉ को। ये नहीं बस इन जनरल आप मीनिंग निकाल ली, हाँ भाई ये तो ये बोल रहा, आप उसको पहले ये देखो कि किस टॉपिक से रिलेटेड ये लॉ है, किसके बारे में ये बोल रहा है, तब आपको उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। क्लियर है? देखिए सेक्शन 2 वर्सेस सेक्शन 103, हु इज मेंबर, ये देखिए बहुत बड़े एग्जांपल है, हु इज मेंबर। अब अलग अलग सेक्शन है, 102 अलग है, 103 अलग है, किसका है? कंपनीज एक्ट की बात कर रहा, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है? अब ये आप देखो तो सेक्शन 102 में मेंबर अलग तरह से इंटरप्रेट होता है, सेक्शन 103 में मेंबर अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसा है। ठीक है? तो वही है, सब्जेक्ट मैटर से डील करना है कि किस बारे में बोल रहा है इंटरप्रेट। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, चलिए इसका 102 103 में आपको बता ही देता हूं, आपने क्या पता ऑलरेडी पढ़ा हो, मगर मैं फिर भी बता, जो नहीं पढ़े हैं अगर या याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं उसमें क्या बोल रहा है। देखिए सर, अगर मैं बोलूं जनरली मेंबर मीन्स, कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? जनरली मेंबर मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जनरली बात कर रहा हूं। और या तो बोल सकता हूं whose name is mentioned किसके अंदर, in रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है कंपनी, या उसका नाम लिखा है। तो मैं 3 चीज को लेके चल रहा हूं, ठीक। जनरली मेंबर मीन्स का मतलब क्या है, मेंबर आप क्या मानोगे, हु आर मेंबर्स, आप यही बोलोगे, हाँ सर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होगा, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स लिखा है, यही सर मेंबर्स होते हैं। क्लियर? जनरल मीनिंग तो इसका यही है, मतलब इसका यही है मेंबर्स का। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 102 की, आइए सेक्शन 102 की बात करते हैं, और यहां मैं बात करता हूं सेक्शन 103 की। 2 सेक्शन आपके सामने। अब 102 क्या है, 10 बात 2 करता है नोटिस टू मेंबर्स को, नोटिस ऑफ एजीएम, ठीक है। 102 क्या बात करता है, नोटिस
टू मेंबर्स, किसकी? मीटिंग की, जनरल मीटिंग, ठीक है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू द मेंबर्स। ऑब्वियस बात है, जनरल मीटिंग अगर होती है तो नोटिस जाता है। क्लियर है? अब सर मुझे एक बात बताओ, ये जो मेंबर हैं, ये जो मेंबर लिखा है नोटिस टू मेंबर्स, किस किस मेंबर को नोटिस जाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं, किसको किसको जाएगा मेंबर में? नोटिस टू मेंबर लिखा है, आपको मेंबर को नोटिस भेजना है। मेंबर का मतलब कौन? किसको किसको आप नोटिस भेजोगे सर? सर इक्विटी शेयरहोल्डर को भेजोगे नोटिस? हाँ जी सर भेजेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को नोटिस जाएगा ही जाएगा। और साथ साथ में सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नोटिस जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी नोटिस जाता है, क्योंकि ये भी मेंबर है। whether they have voting right or not, voting right or not, भले इनके पास वोटिंग राइट हो या ना हो, फिर भी नोटिस जाता है। नोटिस को जा रहा है मेंबर्स को, मेंबर्स इंक्लूड्स इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, जाता है। क्लियर है? तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे नोटिस टू मेंबर्स में, कि मेंबर्स में सर इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, भले उनके पास वोटिंग राइट है या नहीं है, मगर नोटिस तो उनको जा रहा है। सेक्शन 103 में आ जाते हैं। सेक्शन 103 बात करता है कोरम की, बात करता है, ठीक है। सेक्शन किसकी बात कर रहा है? कोरम की बात कर रहा है, कोरम की, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के कोरम की बात कर रहा है कि मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं टू कन्वीन दी जनरल मीटिंग। पता है? हाँ जी सर मुझे पता है, प्राइवेट कंपनी में चाहिए होते हैं 2 और पब्लिक में चाहिए होते हैं 5, यही होता है, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 5। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी मिनिमम 5 चाहिए होते हैं। क्लियर है? अब मैं आपसे बोलता हूं मिनिमम 5 लोग चाहिए। अब मैं आपसे बोलता हूं whether this 2 members या 5 members, case to case, whether 2 members or 5 members will include preference shareholders। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग आपको लिख दिया सर मिनिमम 2 मेंबर्स और मिनिमम 5 मेंबर्स चाहिए। ये लीजिए मेंबर्स लिख देता हूं यहां पे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर वेदर दिस 2 और 5 मेंबर्स विल इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मैं बोलता हूं कि सर आपकी एक मीटिंग हो रही है, पब्लिक कंपनी, मिनिमम 5 लोग चाहिए। मैं बोलता हूं सर 4 जो लोग हैं ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स आए हैं आपके पास, एक उसमें आया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो भी बैठा के नोटिस गया है मीटिंग का, आके बैठा। 5 लोग हो गए सर, 5 लोग तो हैं, 4 आपके इक्विटी हैं, एक आपका प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस होल्डर एज ए मेंबर। अभी हमने यहाँ पढ़ा, देखिए मेंबर के अंदर ये देखिए लिखा है प्रेफरेंस होल्डर्स। बताइए सर कोरम हो गया, मीटिंग स्टार्ट करिए, अब करेंगे क्या? कोरम आपका पूरा हो गया है? बताइए सर कोरम पूरा हो गया, और जो प्रेफरेंस होल्डर आया है उसके पास कोई राइट नहीं है वोट करने का सर, उसके पास कोई राइट नहीं है। मेरा सिंपल से, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कंपनीज एक्ट पे उस प्रोविजंस में नहीं जा रहा, वो आप जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे आप उसमें पढ़ना। मेरा बस सिंपल से आपसे ये मतलब है कि वेदर दिस मेंबर्स, ये जो मेंबर्स लिखे हैं, वेदर दिस मेंबर्स, ये मेंबर्स 2 और 5 विल इंक्लूड द प्रेफरेंस होल्डर और नॉट। द आंसर इज नो, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मना कर दिया, नहीं। अब आप देखो आपके सामने है, आपके सामने है, एक सेक्शन के लिए हम मेंबर्स में इंक्लूड कर रहे हैं प्रेफरेंस होल्डर्स को, देखिए कर रहे हैं यहाँ पे, ये करा। और एक सेक्शन, उसी के सेक्शन के बाद के लिए हम मेंबर्स में प्रेफरेंस होल्डर्स को नहीं इंक्लूड कर रहे सर, नो। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? आ रहा है? तो अलग अलग सेक्शंस के लिए, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसके हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती। क्लियर है? समझ आता है? इसका भी मैं यूज आगे भी करूंगा, इस एग्जाम्पल का मैं आगे भी यूज करूंगा, अभी आगे रूल पढ़ाऊंगा और वहां पे इस एग्जाम्पल का यूज करूंगा। अब याद रखना इस एग्जाम्पल को याद रखना, अभी मैं यूज करूंगा आगे भी जाके एक जगह और। क्लियर है? तो क्या लिखा है? Whenever you have to construe a statute or document,
You do not construe it accordingly to the mere ordinary general meaning of the words, but according to the ordinary meaning of the words as applied to the subject matter. कैसे वो apply हो रहा है particular subject matter पे, वैसे देखना. With regard to which they are used. It is a tradition that construction of the statute should be done in a manner which would give effect to all its provisions. Obviously बात है, ऐसे इंटरप्रिटेशन करिए कि जितने भी प्रोविजन इस पर्टिकुलर एक्ट से सबको इफेक्ट दे, ठीक है, किसी को नलिफाई ना करे वो. The golden rule is that the words of the statute, ये लाइन को सर ना मैं काट रहा हूं, इस लाइन को मैं काट रहा हूं यहां से, ठीक है, इस लाइन को मैं काट रहा हूं, इससे आप लोग कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा यही गोल्डन रूल यहां पे लिखा हुआ है, मैंने इसको मैं काट रहा हूं, ये लीजिए, आप भी काट दो, इस लाइन को आप काट दो, हटा दो, इस लाइन को हटा दिया, भूल जाइए क्या लिखा है यहाँ पे, हटा दो इसको. क्लियर है? चलिए आगे आए. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है सर लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के? बेसिक प्रिंसिपल क्या आपके लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के? मतलब बेसिक प्रिंसिपल है तो मतलब मैं बोल देता हूं सर, इसको ये ऐसे इंटरप्रिटेशंस के रूल है लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के, आपको प्रिज्यूम करना है, तो आप लिख लो वी हैव टू प्रिज्यूम, वी हैव टू प्रिज्यूम, हम लोग को प्रिज्यूम करके चलना. क्या प्रिज्यूम करना आपको? देखिए, every word in the law should be given meaning as no word is unnecessarily used. आपको ये प्रिज्यूम करके चलना है कि जो भी वर्ड लिखे हैं, जो भी शब्द लिखे हुए हैं एक्ट के अंदर, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, यूजलेस कोई वर्ड नहीं है वहां पे. Every word in the law should be given meaning as no word is unnecessarily used. फालतू का कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं किया है लेजिस्लेचर ने, जो भी वर्ड है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है. One should not presume, कोई आप ऐसा presumption नहीं लगाओगे, any omissions, and if a word is not there in a statute it shall not be given any meaning. ये देखिए, आप कोई ऐसा presumption नहीं करोगे कि वहां पे सर यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए था, हाँ इसकी वजह से कुछ अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है, नहीं, वो आपका रोल नहीं है सर, वो आपका रोल नहीं है, वो रोल है लेजिस्लेचर का जिसने लॉ बनाया. हाँ, जो उसने लिखा है वो सही है, आपको ये मान के पढ़ना. क्लियर है? तो वन शुड नॉट प्रिज्यूम एनी ओमिशंस, एंड इफ अ वर्ड इज नॉट देयर इन द स्टैट्यूट इट शैल नॉट बी गिवन एनी मीनिंग. ये ना सोचना कि इसमें वर्ड वाला लिखा ही नहीं है, होना चाहिए था एक वर्ड, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, नहीं, मतलब है तभी लिखा. द कोर्ट हैज नो पावर टू लेजिस्लेट. ये देखिए, कोर्ट हैज नो पावर टू लेजिस्लेट, कोर्ट के पास सिर्फ एक चीज है, अथॉरिटी इंटरप्रेट करने की, पढ़ने की, समझने की, अपना माइंड लगाने की, बस. कोर्ट हैज नो पावर टू लेजिस्लेट. क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक टॉपिक में इसमें और आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए, एक चीज मैं आपको लिखवाऊंगा इसमें, एक और आपको टॉपिक यहां लिखवाता हूं, लिखिए आप. यहां पे ऐसे करके एरो ऐसे बनाओ और यहां लिखो, यहां पे रेफर पीपीटी. अब पीपीटी में आपको लिखवाता हूं, आइए. क्या लिखना है आपको? केसेस वेयर लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल्स. कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपकी लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल हो जाती है. अब कौन से सर केसेस हैं? व्हाट आर द केसेस वेयर द लिटरल इंटरप्रिटेशन गेट फेल्ड? आपको लगता है कि नहीं भाई, पढ़ के समझ नहीं आ रहा, इंटरप्रिटेशन सही से हो नहीं रही है, मीनिंग क्लियर ही नहीं आ रहा. हाँ, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस आती हैं. तो केसेस वेयर द लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल्स, कौन कौन से केसेस होंगे? नंबर वन कैसा केस होगा सर? वेयर लिटरल इंटरप्रिटेशन इज एम्बिगुअस. ये लीजिए, जहां पे कोई एम्बिग्विटी अराइज हो जाती है वहां पे सर आपकी लिटरल इंटरप्रिटेशन काम नहीं आती है. एम्बिगुअस का मतलब मैं बोल देता हूं सर, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग. या आप लिख सकते हो एम्बिगुअस में कि मोर देन
वन मीनिंग, ठीक है, टू और मोर मीनिंग्स। एम्बिगुअस पे आप ये भी लिख सकते हो। तो सर अगर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो और एक सेंटेंस की, एक प्रोविजन की एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रही है, तो वहां पे सर लिटरल इंटरप्रिटेशन आपकी फेल हो जाएगी, फिर आपको कुछ दूसरे रूल्स में जाना पड़ेगा। अगर एक बार आपने पढ़ा, वर्ड एकदम लैंग्वेज क्लियर है, सिंपल है और एक ही मीनिंग आ रहा है, तब तो लिटरल इंटरप्रिटेशन। मगर जहां एम्बिग्युइटी अराइज आई तो वहां पे सर ये रूल फेल हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो वेयर लिटरल इंटरप्रिटेशन इज एम्बिगुअस। सेकंड, वेयर लिटरल इंटरप्रिटेशन इज एब्सर्ड, ये भी हम लोगों ने देखा था अभी, एब्सर्ड। एंड वही एक तरह से हो गया, कहां एप्लीकेबिलिटी नहीं हो रही है, नॉन एप्लीकेबिलिटी। वेयर लिटरल इंटरप्रिटेशन इज एब्सर्ड और नॉनसेंस बोल रहे थे, नॉनसेंस मीनिंग आ रही है उसकी। क्लियर है? एब्सर्ड और नॉनसेंस। एब्सर्ड मतलब अनरीजनेबल, लिख लो आप, अनरीजनेबल। नंबर 3 सर क्या हो सकता है? वेयर लिटरल इंटरप्रिटेशन इज अगेंस्ट द पर्पस ऑफ लॉ, ये लीजिए, अगेंस्ट द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, पर्पस ऑफ पर्टिकुलर लिख लेता हूं मैं, पर्टिकुलर सेक्शन ले लो, चलिए, पर्टिकुलर सेक्शन और प्रोविजन। Where the literal interpretation is against the purpose of particular section। अब एक सेक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर लिखी है कोई चीज, मगर आप जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है एकदम अगेंस्ट ही बोल रहा है यार। हाँ, उस सेक्शन के अंदर जो कंटेंट लिखा है, जो सब्जेक्ट है, उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा। मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल ले लो आप। एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे आप लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं बता दे रहा हूं। प्रॉक्सी, सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है प्रॉक्सी। हाँ जी सर, प्रॉक्सी है, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक इन द जनरल मीटिंग, ये लॉ में लिखा है, इस सेक्शन 105 में लिखा है कि सर द प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक इन द जनरल मीटिंग, है? हाँ जी सर, है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, whether the proxy can give his view in writing। लॉ में क्या लिखा है सर? लॉ में लिखा है the proxy cannot speak, ये लिखा है cannot speak, क्लियरली मेंशन्ड है। मैं आपसे पूछता हूं whether the proxy can give his views in writing, बताइए सर। लिखित में ले लो, हाँ, पर्चा बना के लिख दिया उसने, फेंक दिया, अरे भाई लो मेरे भी व्यूज हैं, बताइए क्या होगा? होना चाहिए। अब वहां पर लॉ में तो लिखा सर कैन नॉट स्पीक, मैं तो सर लिख के दे रहा हूं, कहां बोला मैंने कुछ? बोलना और लिखने में बहुत डिफरेंस है। क्या होगा, क्या करें, बताइए? नहीं सर, वो लिख भी नहीं सकता, बिकॉज इट विल डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। क्योंकि उस सेक्शन में जब लिखा है ही कैन नॉट स्पीक, तो ऑब्वियस सी बात है वो रोकना चाह रहा है, वो सेक्शन रोकना चाह रहा है प्रॉक्सी को बीच में इन्वॉल्व होने से। वो सेक्शन रोकना चाह रहा है कि जो प्रॉक्सी है वो मीटिंग के फ्लो को खराब ना करे, वो कुछ भी नहीं बोल सकता वहां पे। क्लियर है? तो वहां भले ही लिखा है बोल नहीं सकता, तो इसका मतलब वो स्पीक इंक्लूड्स ऑल्सो राइटिंग। एक तरह से कोई भी तरह का इंटरप्शन नहीं हो सकता, कोई भी तरह का इंटरप्शन नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब he should not disturb the flow of the meeting, he should not disturb the flow of the meeting। इसको बोलते हैं सर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इसको बोला जाता है सर एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। किसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन? इस सेक्शन का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। वर्ड से इंटरप्रेट करते हैं, वर्ड्स में तो वही लिखा है, द प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, मगर अब मैं बोलता हूं राइटिंग में, तो फिर आप तो बोलोगे हाँ भाई शब्द तो बोलते हैं, स्पीक नहीं, बोल नहीं सकता, रिटर्न वाला है तो हाँ करवा लो। नहीं सर, एकदम नहीं, यहाँ पे पर्पस डिफीट हो रहा। देखिए वही ना, वेयर द लिटरल इंटरप्रिटेशन इज अगेंस्ट द पर्पस ऑफ द सेक्शन। पर्पस उसका क्या है सेक्शन का? उस प्रोविजन का पर्पस ही यही है कि प्रॉक्सी को रोका जाए मीटिंग में डिस्टर्ब करने से, हाँ, उसके कोई भी व्यूज नहीं कंसिडर करे जाए। मतलब यही है, मतलब तो यही है, तभी उसको बोलने से मना किया। तो इसका मतलब ये नहीं लिख के दे देगा, ठीक है? अब वर्ड्स पढ़ के तो यही समझ आता है। तो हम लोग कहां चले जाएंगे? तो यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा सर? फेल हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे दूसरे रूल में, और कहां चलेगा? लॉजिकल में चलेगा। क्लियर है? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में चलेगा। क्लियर है?
तो एग्जाम्पल हो सकता है। और एक और केस आपको बताता हूं, वेयर द लिटरल इंटरप्रिटेशन इज यहां क्या था, अगेंस्ट द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन था, मैं यहां पे लिख देता हूं अगेंस्ट द पर्पस ऑफ एक्ट। लो, पूरा एक्ट के पर्पस से, अगेंस्ट द पर्पस ऑफ एक्ट, पूरा एक्ट है उसके पर्पस के अगेंस्ट है, पूरा एक्ट है उसके पर्पस के अगेंस्ट है। या तो बोल दो डिफीटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, ये लिख लो आप, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, जो लिखना लिख लो। एक और भी लिख सकते हो, और लिख लो, और अगेंस्ट द प्रियम्बल ऑफ द स्टैट्यूट, कुछ भी लिख लो। ऑब्वियस ही बात है, किस लिए एक कानून बनाया गया है, उसका एक प्रियम्बल होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और आपका कोई सेक्शन अगर बीच में है, हाँ, आप उसको जब इंटरप्रेट कर रहे हो तो आपको ये समझ आ रहा है कि भाई उसके इंटरप्रिटेशन से ऐसा लग रहा है कि वो जो इस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए लॉ बनाया गया उसी को डिफीट कर रहा है, ये तो प्रियम्बल के अगेंस्ट है, उसे एक्ट के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है, तो आपका वहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन सर फेल हो जाती है, आपको फिर लॉजिकली सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? आता है समझ? ये देखिए सर, मैंने कुछ आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ निकाला हुआ है, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये सब आपके लिए है ये सब आपके लिए है, आप इसको देख लीजिएगा। Literal interpretation would not be denied only because of the consequence to comply with the same may lead to penalty. ठीक है, the court should not be over jealous in searching for ambiguities or obstructivities in words which are plain. Obvious बात है, ये बोलता है कि कोर्ट को सिंपल यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसको तो हम पढ़ रहे हैं ना, किसी एक्ट को, किसी स्टैट्यूट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं तो उसमें से ऐसा लग रहा है कि इट विल लीड टू सम पेनल्टी एंड ऑल। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर उसमें आपको लग रहा है इंटरप्रिटेशन से हाँ भाई पेनल्टी लग रही है तो आप इंटरप्रिटेशन करिए। हाँ, कोर्ट को एम्बिग्विटीज निकालने की जरूरत नहीं है, अगर कोई वर्ड एकदम क्लियर है, क्लियरली मेंशन्ड है तो आप उसको क्लियरली पढ़िए, आप अपना दिमाग वहां पे नहीं लगाइए, ये बोलना चाह रहा है। देखिए, द कोर्ट शुड नॉट बी ओवर जेलस इन सर्चिंग, ढूंढने में क्या, फॉर एम्बिग्विटीज और ऑब्सक्योरिटीज इन वर्ड्स विच आर प्लेन। अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो सिंपली उसको आप पढ़ डालिए, आप वहां पे अपना माइंड यूज ना करिए। क्लियर है? तो ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई हुई हैं, इनको आप देखना, आपको समझ डिसाइडेड केसेस ही हैं, आप देखोगे आपको एकदम सिंपल लगेगा एकदम। ये देखिए, if the words are clear they must be applied even though the intention of the legislature may have been different or the result is harsh or undesirable। देखिए, वर्ड्स अगर क्लियर है तो क्लियरली आप उसको पढ़ डालिए, भले ही even though the intention of the legislature may have been different or the result is harsh or undesirable। रिजल्ट से मतलब नहीं है, अगर वर्ड्स क्लियर है तो आपको इंटरप्रिटेशन एकदम वैसे ही होनी चाहिए। द लिटरल रूल इज व्हाट द लॉ सेज इंस्टेड व्हाट द लॉज मींस। लिटरल का मतलब यही है, क्या वो जो शब्द लिखे हैं वो बोल रहा है, वो हमको देखना है, क्या मतलब है उसका, उससे मतलब ही नहीं हमको भाई। क्लियर है? Another important point regarding the rule of literal interpretation is that exact meaning is preferred to loose meaning in an act of the parliament. In the case of Pratipal Singh versus Union of India, it was held that there is a presumption that the words are used in an act of parliament correctly and exactly and not loosely and inexactly. एक presumption है, एक presumption, मैं presumptions के बारे में भी एक टॉपिक पे आऊंगा, वो भी मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा आगे, वो भी लिखवा दूंगा। What are the presumptions to interpret the law, कि मतलब what are the presumption for the interpreter of law, कि जब आप लॉ को इंटरप्रेट करो तो क्या क्या आपको प्रिज्यूम करके चलना है। उसमें इसका एक पॉइंट है कि जो भी कानून में लिखा है वो एकदम सही लिखा है, यह एक प्रिजम्पशन होती है। ठीक है, तो ये लिखा है दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट द वर्ड्स यूज्ड इन द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट करेक्टली एंड एग्जैक्टली। जो लिखा है एकदम सही लिखा है, आप ये नहीं बोलोगे गलत है। ठीक है, ये एक प्रिजम्पशन है फॉर द इंटरप्रिटेशन। आता है समझ? चलिए सर, अब आते हैं अपने अगले रूल पे, और वो हमारा रूल है, उसको बोलते हैं सर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बोल लीजिए सर इसको, या इसको आप लॉजिकल बोल लो, या इसको सर आप गोल्डन रूल बोल लीजिए।
या इसको आप गोल्डन रूल भी बोल सकते हो। यही हमारा गोल्डन रूल में भी आ जाता है, यही हमारा लॉजिकल है, यही हमारा रीजनेबल है। मतलब जब लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल हो जाती है, हाँ, तब हम लोग यूज करते हैं अपने लॉजिक्स। हाँ, तब हम लोग देखते हैं कि किस पर्पस से ये लॉ बनाया गया था। हाँ, तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, वी आर गोइंग बियॉन्ड वर्ड। सिंपल सी बात, वी आर गोइंग बियॉन्ड वर्ड्स। वर्ड्स तक खाली सीमित रहते तो लिटरल थी, मगर अब वी आर गोइंग बियॉन्ड वर्ड्स, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये आपकी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है? देखिए, normally the words used in the statute have to be construed in the ordinary meaning। देखिए, normally generally तो आपको ordinary meaning निकालना है, but in many cases judicial approach finds that the simple device of adopting the ordinary meaning of the words does not meet the purpose as a fair and reasonable construction। पर बहुत से केस ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ordinary meaning निकाल के ना जो पर्पस था उस लॉ को बनाने का वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। The judicial finds that the simple device of adopting the ordinary meaning of the words does not meet the purpose as a fair and reasonable construction। बहुत टाइम ऐसा भी होता है। Reasonable construction follows the principle of atres magis velet comparet। ये आपको याद करना है, ये सब आपको याद करना है। इसमें कुछ ऐसी लाइंस हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। Which means when the interpretation of the statute is made, it should be done in a meaningful and sensible manner। जब भी इंटरप्रिटेशन करी जाए किसी भी लॉ की, तो उसको कैसे करनी चाहिए, वो मीनिंगफुल हो और वो सेंसिबल हो। In simple words, if the words of the statute give rise to two or more construction, देखिए two or more conclusions को अगर दे रहा, ठीक है, two or more meanings अगर निकल रहे हैं किसी को पढ़ते हुए, मतलब ambiguity arise हो गई है, then the construction which validates the object of the act, तब ऐसी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, तब ऐसी इंटरप्रिटेशन करनी है। क्यों? कैसी? जो पर्पस जो है उस एक्ट को बनाने का उसके साथ साथ चले। Then the construction which validates the object of the act must give an effect while interpreting। अब एक सेक्शन आप पढ़ते हो, दो मीनिंग आते हैं। अब एक मीनिंग का पढ़ते हो तो हाँ लगता है भाई हाँ ये जो पर्पस है ना इस लॉ को बनाने के उसके साथ जा रहा है, और जो दूसरा मीनिंग निकल रहा है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो कौन सा लोगे सर आप? ऑब्वियस सी बात है पहला वाला सर, जो उसके पर्पस को फुलफिल करता है उस एक्ट को बनाने का। क्लियर है? A provision of law cannot be so interpreted where it is made without using common sense। ऑब्वियस सी बात, कॉमन सेंस तो लगाना ही लगाना है सर इंटरप्रिटेशन, कॉमन तो सेंस तो आपको लगाना ही लगाना है। तो विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते कोई भी लॉ को। Every word or expression used in an act should receive its natural and fair meaning which was made in accordance with the legislature। which was made in accordance with the legislature। natural और उसका fair meaning आपको निकालना है। Often while interpreting the provisions it becomes necessary to have regard to the subject matter of the statute and the object for which it is intended to achieve। सर एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल? मेंबर्स वाला, मेंबर्स इन कोरम, मेंबर्स इन कोरम कौन सा? जनरल मीटिंग वाला एग्जाम्पल आ गया, वही मेंबर्स वाला आ गया। ऑब्वियस सी बात है जो उसका पर्पस है उसी को मेंबर्स वाला भी लिख लो, आप ये भी लिख सकते हो प्रॉक्सी वाला एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल इसी के अंदर आएगा। दोनों एग्जाम्पल आएंगे, प्रॉक्सी वाला एग्जाम्पल, मेंबर्स वाला एग्जाम्पल। मेंबर्स अंडर 103, हाँ, प्रॉक्सी आपका 105। ऑब्वियस ही बात है प्रॉक्सी वाला अगर लेके चलो आप, हाँ, तो अब प्रॉक्सी को वहां बोलने को मना किया गया है, अब उसको मतलब वो लिख के दे देगा तो पर्पस तो फेल हो गया ना एक्ट का। हाँ, एक तरह से उसको चाहते थे इंटरप्ट ना करे, वो एक तरह से चाहते तो इंटरप्ट ना करे, मीटिंग के फ्लो में डिस्टर्ब ना करे, चाहे वो बोले अब चाहे लिख के दे दे तो इंटरप्शन तो हो ही गई। तो सब्जेक्ट मैटर जो था, जो पर्पस था, वो तो फेल हो रहा था। तो वही है, while interpreting, जब भी आप कोई प्रोविजन को इंटरप्रेट करो, it becomes necessary to have regard to the subject matter, कि किस लिए वो कानून बनाया है। ठीक है, subject matter of the statute, subject matter of the statute and the object which it is intended to achieve। क्या ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्टिव से उस पर्टिकुलर सेक्शन को बनाया, पर्टिकुलर लॉ को बनाया गया है।
क्या उसको अचीव कर रहा है कि नहीं, क्या वो डिफीट तो नहीं कर रहा है, वो सब सोच के हमको इंटरप्रिटेशन करनी है। क्लियर है? लिखा कुछ है हाँ, मगर उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, तो वही तो दिमाग लगाना है, वही तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है मेरा। समझ आता है? अब मेंबर्स वाला है जो ऊपर, मेंबर्स वाला, मेंबर्स इन कोरम। कोरम में क्या होता है? मिनिमम मेंबर जिससे हम मीटिंग स्टार्ट कर सके। हाँ, वही वोट करेंगे। अब सर अगर मेंबर्स इन कोरम में, अगर मैं मेंबर्स में प्रेफरेंस शेयर्स को इंक्लूड कर दूं, प्रेफरेंस होल्डर्स को इंक्लूड कर दूं मेंबर की डेफिनेशन के अंदर, तो सर प्रेफरेंस होल्डर जो बैठा है उसके पास तो वोटिंग राइट ही नहीं है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि प्रेफरेंस होल्डर से वोटिंग राइट है ही नहीं, और उसको अगर मैं कोरम में काउंट कर लूं तो उसका पर्पस क्या हुआ, उसका मतलब ही कुछ नहीं हुआ ना, वो वोट तो कर ही नहीं सकता। तो मैं एक तरह से मानूंगा 4 ही लोग बैठे हैं, फिर 5 तो है ही नहीं, 4 ही लोग बैठे, वो तो वोट ही नहीं कर सकता। तो किसी रेजोल्यूशन को पास कर जब करेंगे उसको तो कंसिडर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके पास तो वोटिंग राइट ही नहीं है। तभी मेंबर्स की डेफिनेशन में इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोरम ऑफ मीटिंग प्रेफरेंस होल्डर्स को नहीं लिया गया। क्लियर है? आता है समझ? इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। और बाकी जो भी प्रोविजंस हैं आप पढ़ोगे डिटेल में, मैं तो इन जनरल बता रहा हूं आपको, बाकी तो जैसे सर आपको कंपनीज एक्ट में डिटेल में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। It is a duty of a court while interpreting a statute to give the effect to the intention of the legislature। सिंपल सी बात है कि आपको लेजिस्लेचर के इंटेंशन को भी देखना है, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को भी आपको सर देख के साथ साथ चलना है। इसके लिए एक लाइन लिखता हूं मैं, इसके लिए एक लाइन लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं। Look the statute by wearing the glasses of the lawmaker। Look the statute by wearing the glasses of the lawmaker, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जब आप इंटरप्रेट करो तो इस तरह से करो कि जो लॉ बनाया है उसने क्या सोच के बनाया होगा, उसकी इंटेंशन क्या है। आता है समझ? केस लॉ क्या है? सिंपल सा है, स्टैट्यूट और एन एनैक्टिंग प्रोविजंस therein must be so construed so as to make it effective and operative. A construction should be rejected if it results in hardship, serious inconvenience, injustice, absurdity, etc. Obvious सी बात है, कोई इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो, हाँ कोई कंक्लूजन आप निकाल रहे हो, तो कैसा आ रहा है कि उससे सर हार्डशिप हो रही है, इनकन्वीनियंस क्रिएट हो रही है, एब्सर्डिटी आ रही है, अनरीजनेबल हो रहा है, सर ऐसी अगर है तो मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हो सर। क्लियर है? A construction will be adopted in accordance with the policy and object of the statute। तो मैं शुरू से बोलता जा रहा हूं, कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, ऐसे करनी है कि जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रीएम्बल है ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, वो सर फुलफिल होना चाहिए, वो फुलफिल होना चाहिए, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। ये सब डिसाइडेड केसेस है, ये देख लीजिए, केस के नाम सर आपको याद करने हैं। क्लियर है? अब एक आपको अच्छा एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अब क्या हुआ, दो पार्टीज का केस चल रहा था, एक पार्टी हार गई, एक पार्टी जीत गई। अब हारी वाली जो पार्टी है, जो लूजिंग पार्टी है, जो लूजर है, वो अपील फाइल करती है अपर कोर्ट में, एक तरह से ऊपर वाले कोर्ट में करती है। और क्या बोलती है वो पार्टी? वो बोलती है, जज साहब, जो लोअर कोर्ट के जज हैं जिन्होंने हमारे लिए जजमेंट पास करी थी, जो मेरे अगेंस्ट जजमेंट आई है, उन्होंने जो जजमेंट पास करी है ना, वो फेयर नहीं है।
दैट जजमेंट वॉज नॉट फेयर एंड रीजनेबल, जज साहब ने घूस खाई थी, जज साहब ने ब्राइब ली थी। एलिगेशन लगा दिया किसके ऊपर? किसके ऊपर? जज ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसने पास किया था जजमेंट उसके अगेंस्ट। अब ऊपर वाले कोर्ट में मैटर है। अब मैटर क्या आ गया है? मैटर उसने अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट नहीं कराया, मैटर उसने क्या करा है? सीधा केस फाइल कराया जज के अगेंस्ट। अब बताइए कि जज ने ब्राइब ली थी। अब क्या हुआ कि जिस जज के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है उस जज का एडवोकेट आया, उस जज का एडवोकेट आया और केस चलना शुरू हो गया, दैट पार्टी और एडवोकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर जज। और कहां चल रहा है? अपर कोर्ट में चल रहा है, हायर कोर्ट में चल रहा है। और वहां जब केस चल रहा है तो एडवोकेट बोलता है जज का कि सर ब्राइब, ये बोल रहा है ब्राइब तो सर ये होती है कि एक्सेप्टिंग समथिंग इन कैश। ब्राइब तो होती है एक्सेप्टिंग समथिंग इन कैश। ब्राइब तो ये लिखा लॉ में, ब्राइब तो इसी को बोलते हैं, एक्सेप्टिंग समथिंग इन कैश। तो मेरे क्लाइंट ने, जो जज है नीचे वाले, उन्होंने कोई भी सर ब्राइब नहीं ली है, उन्होंने कोई कैश नहीं लिया, उन्होंने कोई ब्राइब नहीं ली है। उन्होंने तो सर क्या लिया था? अपनी क्लाइंट से वाइन्स की बॉटल्स और सर कार्स, बाइक्स, घर, जो भी ले लो, कुछ भी आप प्रॉपर्टी ले लो, उन्होंने कोई कैश नहीं लिया। मेरे क्लाइंट ने तो ये लिया है। और सर ये ब्राइब थोड़ी है, ब्राइब इंक्लूड्स कैश। ब्राइब का मतलब तो कैश होता है सर, और ये सब तो कैश है नहीं। क्या करेगा जज? जिसके जज के सामने केस है, क्या करेगा आप खुद सोचो एक बार। अब डिफाइन अगर किया हुआ है कि ब्राइब मीन कैश, एनीथिंग एक्सेप्टेबल इन कैश, जिसको हम कैश में एक्सेप्ट कर रहे हैं वही ब्राइब है, ये लॉ में। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको एक। अब ब्राइब का मतलब कैश है। अब वो बोलता है एडवोकेट कि मेरे जो क्लाइंट हैं, जो जज हैं, उन्होंने कोई ब्राइब नहीं ली। उन्होंने तो क्या लिया? उन्होंने तो कार ली है, हाउस प्रॉपर्टी ले ली, उन्होंने तो सर वाइन्स की बॉटल्स ली हैं। ये ब्राइब थोड़ी है। क्या करेगा जज बताइए आप? अब लिटरल इंटरप्रिटेशन में जाए तो भाई ब्राइब इज समथिंग व्हाट इज एक्सेप्टेड इन कैश, तो सर है ही नहीं कुछ। लिटरली तो ये बोलता। लिटरल इंटरप्रिटेशन सर यहां हो जाएगी फेल, और जज ने बोला कि ये कैश के अंदर भी ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ब्राइब मीन्स एवरीथिंग जो आप ले रहे हो। ब्राइब का मतलब सब कुछ है ये, चाहे आप कैश में ले लीजिए, चाहे आप हाउस प्रॉपर्टी, चाहे आप कैश में लो, चाहे आप काइंड में लो। तो ब्राइब मीन्स एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड वेदर इन कैश और इन काइंड। ये जज ने बोला। तो अगर आप इंटरप्रिटेशन वर्ड्स की करते लॉ की, लिटरल में जाते तो वहां तो कैश लिखा है, कैश का मतलब तो है ही नहीं कुछ। तो यहां पे सर आ गई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो कैश और काइंड। समझ आ रहा है? तो ये एक तरह से एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल है बस। ठीक है, तो कभी कभी होता है जो वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, उसकी इंटरप्रिटेशन फेल हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, क्लियर नहीं हो जाता, पर्पस जो होता है एक्ट का उसके अगेंस्ट चला जाता है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, और ये गोल्डन रूल वाले के लिए मैंने कुछ केस स्टडी भी डाली है पीपीटी में, पे वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन है वो भी आपके देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं आपके लिए। ये भी आपके सब मैंने आपके लिए डाला है ताकि आप रीड कर सको, आपके लिए डिसाइडेड केसेस है सब। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए गोल्डन लॉजिकल और गोल्डन इंटरप्रिटेशन, इसके बारे में लिख भी दिया है। गोल्डन रूल बोलो उसको या चलो लॉजिकल बोलो, ये भी लिख दिया मैंने आपके लिए, ये भी निकाल लिया इसके स्क्रीनशॉट्स। आपको सर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना पक्का है। आपको मेहनत नहीं पड़ेगी, आपको आर्टिकल्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको सर्च करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है। मैटर सब मैं निकाल के आपको दे रहा हूँ अलग अलग। रिसर्च का काम मेरा है, रिसर्च का आपका काम है सिर्फ एक बार पढ़ने का, समझने का और एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से क्लियर करने का, और आपका काम नहीं है। क्लियर है? आपको कोई टाइम वेस्ट में नहीं लगाना, वो सब मैं लगा के बैठा हुआ हूँ। ये देखिए ग्रामेटिकल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। ग्रामेटिकल और लॉजिकल में डिफरेंस भी लिखा हुआ है, देखिए क्या है। ये देखिए लिटरल इंटरप्रिटेशन और फंक्शनल, इसको लॉजिकल बोलो चाहे फंक्शनल बोलो, चाहे ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन बोलो चाहे लिटरल बोलो, ये अलग अलग है। लेटर ऑफ लॉ पे है और ये स्पिरिट ऑफ लॉ, भावना पे देखना, इंटेंशन देखनी है। लुक्स एट द वर्बल एक्सप्रेशन, लुक बियॉन्ड द वर्ड्स, वर्बल एक्सप्रेशन। ट्राइज टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रू इंटेंशन। द पॉपुलर और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म्स आर रेफर्ड, check the circumstances under which the law is written. It gives plain sense, it gives inherent sense.
और यूज फ्रीक्वेंटली इन द कोर्स, यूज रेयरली इन द कोर्स। क्लियर है? ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ऑब्वियस बात है, वर्ड्स पे तो देखना ही है जज को, और ये रेयरली होगा जब वर्ड्स समझ नहीं आएंगे, जब वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम लॉजिकल में आ जाएंगे। तो रेयर होता है कभी कभार जब क्लैरिटी नहीं आती। क्लियर है? आता है सर समझ? ये सब आपके लिए है, देख लीजिएगा इसको आराम से, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, कोई दिक्कत, कोई ऐसा केस नहीं है डिफिकल्ट है आपको समझ नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको समझना है, मगर पीपीटीज को रेफर साथ साथ करना है आपको। ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेना ऊपर वहां पे, रेफर पीपीटीज ऑल्सो। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या चीज है? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? ये बहुत सिंपल सा रूल है, ये बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्या बोल रहा है कि व्हेन टू और मोर लॉज बोल लो, टू और मोर सेक्शंस बोल लो, व्हेन टू और मोर लॉज और सेक्शंस प्लस दो या दो से ज्यादा लॉज हैं या दो से ज्यादा सेक्शन है, सच लॉज ऑन सेम इश्यूज, और ये जो ऊपर लॉज बने हैं ना वो सेम इश्यूज पे हैं, या जो सेम सेक्शन है वो सेम इश्यूज पे हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर पे हैं। सच लॉज और सेक्शंस ऑन सेम इश्यूज, दो लॉ हैं या तो दो से ज्यादा सेक्शंस हैं। क्लियर है? और वो भी जो दो लॉ हैं या दो सेक्शंस हैं वो सेम इशू पे ही है, सेम इशू पे है, और कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है, इशू सेम है, सेम इशू से रिलेटेड दो लॉज है या सेम इशू से रिलेटेड दो सेक्शन है। अब एक सेक्शन उस सब्जेक्ट मैटर से लिए कुछ बोलता है, एक सेक्शन और कुछ बोल रहा है। हाँ, अब बोलता हूं दो लॉ बने हैं किसी एक सब्जेक्ट मैटर के लिए किसी इशू से रिलेटेड, तो एक लॉ उसके फेवर में बोल रहा है, एक लॉ उसके अगेंस्ट बोल रहा है, या एक लॉ कुछ बोल रहा है, दूसरा लॉ उसके लिए कुछ बोल रहा है। तो क्या होगा उस केस में? देन दैट बोथ लॉज और दैट बोथ सेक्शंस टू बी कंस्ट्रूड हार्मोनियसली। आपको ऐसे पढ़ना है उसको, सो दैट आप हार्मोनाइज करके पढ़ो, सो दैट ऐसा ना हो कि एक सेक्शन की मीनिंग को आप डिफीट कर दो दूसरे को इंटरप्रेट करने के चक्कर में। दोनों को हार्मोनाइज करके पढ़ना है। तो मैं आपको सिंपल से बोलता हूं एक तरह से, इसकी एप्लीकेबिलिटी बताता हूं क्या हो रही है। इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे हो रही है मैं बोलता हूं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। एप्लीकेबिलिटी किसकी? एप्लीकेबिलिटी ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या ये बोल रहा है कि वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कैस में? वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। पहला विद इन अ सेक्शन, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी सर, विद इन अ सेक्शन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक सेक्शन बहुत लंबा सा है, ऊपर की चार लाइन आप पढ़ते हो कुछ बोलता है एक मैटर के लिए, नीचे की चार लाइन आप पढ़ते हो कुछ और बोल रहा है। लो भाई, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, ऊपर कुछ बोल रहा है और नीचे कुछ और बोल रहा है। ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं, ऐसे भी सेक्शंस होंगे। क्लियर है? तो क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट कैसे कर रहा है? विद इन अ सेक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन टू और मोर सेक्शंस। ये लो, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है? बिटवीन टू और मोर सेक्शन ऑफ द सेम एक्ट। ये लीजिए, ऑफ द सेम एक्ट लिख लेते हैं। लीजिए, सेम एक्ट में एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट ले लो, कंपनीज एक्ट ले लो। अब मैं बोलता हूं कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 44 और कंपनीज का सेक्शन नंबर 48 फॉर एग्जांपल। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे पता है, ऐसा नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूं। सेक्शन नंबर्स 44 कुछ बोल रहा है, 48 उसके बारे में कुछ और बोल रहा। सब्जेक्ट सेम है, इशू सेम है, मगर एक सेक्शन उसके बारे में कुछ बोलता है, दूसरा सेक्शन उसके बारे में कुछ बोल रहा है, आपस में दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो बिटवीन टू और मोर सेक्शंस ऑफ द सेम एक्ट, और इसी में बिटवीन टू और मोर सेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्ट्स। ये लीजिए, अब मैं बोलता हूं डिफरेंट एक्ट्स और लॉज लिख लो। मैं बोलता हूं एक पर्टिकुलर मैटर है, उससे रिलेटेड दो तीन तरह के लॉज बने, हो सकता है। एक पर्टिकुलर मैटर है, आप जब भी सर पढ़ेंगे ना लॉज, आपको हमेशा लॉ कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है? रेफर करके पढ़ना पड़ता है अलग अलग लॉज को। ऐसा नहीं है कि एक मैटर है तो उसके लिए एक ही लॉ है, ऐसा नहीं होता।
अलग अलग लॉज को आपको पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग लॉज को आप पढ़ते हो, ठीक है, समझ आता है। अब आप एग्जांपल लो, अगर आप बोल रहे हो आई एम एंटरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ माय प्रॉपर्टी, सेल ऑफ माय प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी मूवेबल है इमूवेबल है वो अलग चीज हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको फॉलो करना है। मूवेबल गुड्स हैं आपके तो आपको सर सेल ऑफ गुड एक्ट भी उसके साथ फॉलो करना है। सर अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी रेफर करना है। समझ आ रहा है? हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बीच में है तो सर कंपनी एक्ट भी आपको कंप्लाई करना है। समझ आ रहा है? तो अब एक ट्रांजैक्शन के लिए देखो अलग अलग लॉज लग रहे हैं उसके ऊपर। तो हो सकता है ना कि एक लॉ कुछ बोल रहा है उस मैटर के लिए, दूसरा लॉ कुछ बोल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और होता है, ये भी बता रहा हूं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या करोगे? देखिए, विद इन अ सेम सेक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विद इन टू और मोर सेक्शन ऑफ द सेम एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टू और मोर सेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्ट और डिफरेंट लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, और क्या हो रहा है? वेयर देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन sections with the preamble of the act। लो भाई, preamble मतलब आपका जो किस पर्पस से बनाया, preamble और objective of this particular act, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर क्या होगा इस सब केसेस में? क्या होना है सर? सर इन सब केसेस में रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई होगा। इन सब केसेस में, इन सब केसेस में रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई होगा। समझ आ रही है आपको? आपको रिकंसाइल करके पढ़ने पड़ेंगे सब प्रोविजंस दोनों एक्ट के जो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा आपको इंटरप्रिटेशन करनी है कि इंटरप्रिटेशन ऐसी हो कि इफेक्ट आप दोनों सेक्शंस के लॉज, दोनों सेक्शंस को दे। ठीक है, इफेक्ट आप दोनों सेक्शंस को दे, अलग अलग जो प्रोविजंस है उसमें जो जो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए इंटरप्रिटेशन, सो दैट दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाए, दोनों सेक्शंस को इंपॉर्टेंस दी जाए जो आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक को इंपॉर्टेंस दे दो और दूसरे को आप नलिफाई कर दो, ऐसा नहीं। ठीक है, देखिए तो अब क्या लिखा है, देखिए, वेयर देयर इन अ स्टैट्यूट देयर आर टू प्रोविजंस व्हिच कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड with each other, they should be interpreted that effect may be given to, ऐसा इंटरप्रिटेशन करो कि इफेक्ट दोनों को मिले इफ पॉसिबल। दिस इज नोन एज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसको सर हम बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। The rule of interpretation is adopted when there is a conflict between two or more statutes or between the two or more provisions of the statutes। ये बता दिया मैंने आपको पीपीटी में। Every law has a certain purpose set, obvious सी बात है। Every law has a certain purpose set, so judges should take the purpose into consideration and it should be read as a whole by interpreting। वही लिखा ना preamble, ये preamble वाली बात है कि हर एक लॉ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है उसको बनाने के पीछे, कि क्यों ये लॉ बनाया जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पॉश एक्ट क्यों बनाया गया? सो दैट सेक्सुअली हैरेसमेंट ना हो। क्लियर है? तो पर्पस है एक। जजेस should apply such provision where they're in accordance with the public interest, should apply such provision which are in the accordance with the public interest। जज को प्रोविजंस को ऐसा अप्लाई करना है सो दैट वो पब्लिक के फेवर में हो, पब्लिक के अगेंस्ट में ना हो कुछ। Law which are applied must be consistent and should not overlap with the another existing law। ऑब्वियस सी बात है, लॉ को ऐसे अप्लाई करिए कि वो ओवरलैपिंग ना हो कोई लॉस के ऊपर। Laws which are applied must be consistent and should not overlap with the existing law। The court should avoid using such laws which bring ambiguity to the subject and makes the court inconsistent। ऑब्वियस बात है, क्लियर है? तो लॉ को आप ऐसे इंटरप्रेट करो सर एम्बिग्विटी ना है। क्लियर है? केस एक दिया हुआ है। अच्छा, केस में देखिए क्या लिखा है, वेयर देयर इज अ हेड ऑन क्लैश। ये देखिए, वेयर देयर इज अ हेड ऑन क्लैश मतलब वही कंफ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ लॉ, the judges should bring harmony and make justice to both the parties। In other words,
It is the duty of the court to avoid a head-on clash. आपस में सर ना भिड़े, उसको आपस में सर ना भिड़े एक लाइन है एक तरह से, ठीक है. To avoid the head-on clash between two sections. इंसान की बात नहीं हो रही है, सेक्शंस की बात हो रही, प्रोविजंस की बात हो रही है. दो सेक्शंस आपस में ना लड़े, ठीक है. तो आप हेड ऑन क्लास का ये सोचना कि हमारी बात कहां से हो गई सर यहाँ पे, तो सेक्शंस की बात हो रही है. Between two sections of the same act, and whenever it is possible to do so, to construct provisions which appear to conflict so that they harmonize. सबका मतलब सर एक ही है. जो मैंने पीपीटी में आपको 4 पॉइंट लिख दिए ना, वो बस बहुत मेन है कि वहीं आपका हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन अप्लाई हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन क्या दी सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट बोलता है हार्मोनियस रूल एज टू व्हेन two provisions of the same legislation are inconsistent. Two provisions मतलब two sections of the same act are inconsistent with each other. Both the provisions must be interpreted in such a way, दोनों को इस तरीके से पढ़ो, उन दोनों sections को ऐसे पढ़ो, where it gives equal importance to others. Equal importance दी जाए, मिले दोनों को. Here one provision will not override on the other provisions. It aims at harmonizing between conflicting provisions and avoids destruction of one provision. एक provision को इस तरीके से ना पढ़ा जाए so that दूसरे provision को आप destruction का मतलब वही nullify कर दो. ऐसे नहीं पढ़ना आपको. क्लियर है? दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है. ऐसा लगे कि दोनों को यूज करा जा रहा है. समझ आता है सर? चलिए भाई, नेक्स्ट रूल हमारा मिसचीफ रूल या और हेडेंस रूल. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इजी रूल है ये, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी. कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि सर बहुत टफ है. देखिए अभी तक आपने 3 रूल पढ़े, लिटरल, लॉजिकल और आपने अभी पढ़ा आपका हार्मोनियस. क्या डिफिकल्टी लगी है? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी आई होगी इसमें, क्योंकि है ही नहीं सर, है ही नहीं ऐसी डिफिकल्टी. बहुत इजी रूल्स है. क्लियर है? तो चलिए भाई, अब देखिए क्या है हमारा मिसचीफ रूल, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिडेंस रूल. क्लियर है? चलिए भाई देखिए क्या है. और अच्छा एक चीज बता दूं कि अभी जैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा है, उससे रिलेटेड भी डिसाइडेड केस मैंने पीपीटी में डाला है. उससे रिलेटेड भी डिसाइडेड केस पीपीटी में है आपका. ये दिखा देता हूं आपको ऊपर. ये देखिए डिसाइडेड केस ऑन हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन. 3 पेज का एक केस है, और उसके आगे थोड़ा ये भी डाल दिया है, हाउ टू अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ये भी थोड़ा आपके लिए एड-ऑन्स मैंने डाले हुए हैं. इसको भी साथ में आप पढ़ सकते हो और सबको मर्ज करके एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर आप. क्लियर है? चलिए भाई आते हैं अपना अब नेक्स्ट आपका. तो एक काम करना, ऊपर आप लिख लेना जो जो रूल्स से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं डिसाइडेड केसेस पीपीटी में, वहां पे प्लीज मेंशन कर लो रेफर पीपीटी. याद नहीं तो बाद में जब आप रीड करोगे चैप्टर तो आपको ध्यान नहीं आएगा इसके बारे में कुछ प्रेजेंटेशन है कि नहीं. तो जहां जहां प्रेजेंटेशन में बताता जा रहा हूं वहां पर रेफर पीपीटी आप करके लिख लो, आपके हेल्प के लिए है, ठीक है. चलिए आगे आते हैं मिसचीफ रूल और हिडेंस रूल. मिसचीफ का मतलब आपको पता है सर, सोसाइटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है. सोसाइटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है. तो सर मिसचीफ आ जाती है, सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है. मिसचीफ इन दी सोसाइटी, मिसचीफ इन दी सोसाइटी. और सर laws are made to provide remedy. Laws are made to provide remedy to remove that or such mischief. क्लियर है? और वैसे बात है वही है सर कि सोसाइटी में प्रॉब्लम आई, उससे रिलेटेड कानून बनाया गया सो दैट वो प्रॉब्लम सोसाइटी से हट जाए. उसी से रिलेटेड है ये, उसी से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन है ये. क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा है. द मिसचीफ रूल इज अ काइंड ऑफ ए स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन वेयर इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. मैं आपको एग्जांपल दूं या एक सिंपल सा बताता हूं ये क्या बोल रहा है इंटरप्रिटेशन. मैं बोलता हूं एक सेंटेंस है, वन सेंटेंस, एक सेंटेंस है आपने पढ़ा. हाँ, एक सेंटेंस पढ़ा, एक प्रोविजन, एक सेक्शन, जो भी आप बोल लीजिए, एक सेंटेंस आपने पढ़ा. उस सेक्शन के सर 2 मीनिंग आ रहे हैं, 2 मीनिंग्स. उस सेक्शन के 2 मीनिंग आ रहे हैं, आपने पढ़ा और आपको एक सिंगल मीनिंग आता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तब तो सीधा लिटरल इंटरप्रिटेशन वाला रूल आपका अप्लाई हो गया, खत्म हो गई.
प्लेन एंड क्लियर मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ दिक्कत कब आई? जब एक सेंटेंस उसके दो मीनिंग आ रहे हैं सर। अब इन दो मीनिंग में से आप कौन सा मीनिंग कंसिडर करोगे? दैट मीनिंग शुड बी कंसिडर्ड। कौन सा शुड बी कंसिडर्ड? कौन सा मीनिंग आप कंसिडर करेंगे सर? सर ऐसा मीनिंग आप कंसिडर करोगे which will suppress the mischief, which will suppress the mischief and advance the remedy, क्लियर है? तो ऑब्वियस बात है, एक सेंटेंस पढ़ते हो दो मीनिंग आता है, तो आप कौन सा मीनिंग लोगे? ऐसा मीनिंग लोगे, ऐसी इंटरप्रिटेशन आप यूज करोगे जिससे आपको लग रहा होगा जिससे कि मिसचीफ खत्म हो रहा है और रेमेडी हमको मिल रही है इससे। ऑब्वियस बात है, वही इंटरप्रिटेशन लोगे। क्लियर है? तो वही ये रूल कहता है, वही ये रूल कहेगा। तो आपको ऐसी आप इंटरप्रिटेशन करनी है जिससे कि आपकी जो मिसचीफ है सोसाइटी में, जिससे प्रॉब्लम है सोसाइटी में, वो खत्म हो जाए। आप ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे लॉ को कि जिससे वो मिसचीफ वैसे की वैसे बरकरार रहे या और ज्यादा बढ़ जाए। क्लियर है? चलिए, it is basically omitted in the 16th century, originated in the 16th century by the Hayden's case. Hayden का केस हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। अगर ज्यादा मन हो इस केस में जाने के लिए तो एक बार गूगल में सर्च करना हेडन्स केस, आपको वहां पे पूरा क्लियर खुल जाएगा सब कुछ, पूरा केस। और एक बार रीड करना, फिर आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है? और उसके मगर उसको आप पढ़ो ना पढ़ो, मैं ऐसे ही आपको समझा दूंगा इस केस के बारे में पूरा, इसके अंदर है क्या क्या चीजें अभी इस रूल के अंदर। The main objective of this is to find out the mischief and defect of the previous statute which was in question and how the new statute will come up with the remedy that resolves the defect। कि क्या बोल रहा है एक्चुअली, हम लोग को क्या पहचानना है, हम लोग को क्या पहचानना होता है कि देखिए एक लॉ बना है, एक कहानी बता रहा हूं आपको, सुनिएगा। एक लॉ है, अब वो कानून चलता जा रहा है, मगर उस कानून के चलते चलते ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना सोसाइटी में वो खत्म नहीं हो रही। वो लॉ हेल्प नहीं कर पा रहा है, वो लॉ हेल्प नहीं कर पा रहा है टू मिटिगेट दैट प्रॉब्लम या टू सप्रेस दैट मिसचीफ, हेल्प नहीं कर पा रहा वो लॉ। तो आपने क्या किया? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ में चेंजेस लाती है या लॉ को बदल देती है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट को दिख रहा है कि जो लॉ बना है, जो कानून बना है, उससे प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में खत्म नहीं हो रही है। लॉ बना हुआ है और सोसाइटी में प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। क्लियर है? या तो वो कॉमन लॉ ले लो या तो रिटन लॉ ले लो, जो लेना आप ले लो, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है सर? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पास करती है नया लॉ। गवर्नमेंट पास करती है क्या? नया कानून पास करती है, सो दैट जो पर्टिकुलर दिक्कत चल रही है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। यही करती है लॉ गवर्नमेंट। अब देखिए वही चीज क्या लिखी है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू फाइंड आउट द मिसचीफ एंड डिफेक्ट ऑफ द प्रीवियस स्टैट्यूट। कि जो पुराना लॉ था उसमें प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअल में, हम लोग को ये देखना है इसकी इंटरप्रिटेशन करके कि जो पुराना लॉ बना था, जो हेल्पफुल नहीं हो पा रहा था, उसमें डिफेक्ट्स क्या क्या थे, which was in the question, and how the new statute, जब नया लॉ आया, और जब नया लॉ आया, and how the new statute will come up with the remedy that resolves the defects, और जो नया लॉ आया वो कैसे हेल्पफुल हुआ उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है? तो यहां पे बेसिकली ना 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, जो 4 तरह के क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। अगर आप 4 तरह के क्वेश्चन आंसर कर दोगे क्लियरली तो आपका ये मिसचीफ रूल वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आगे आने वाले हैं। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट इज पर्पसिव कंस्ट्रक्शन या व्हाट इज हेडन्स रूल या व्हाट इज मिसचीफ रूल, तो समझ जाना एक ही चीज के बारे में पूछ रहा। एज देयर इज अ पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस रूलिंग, ऑब्वियस बात है कि क्या पर्पस था नया लॉ बनाने के पीछे। Here court attempts to know the intention of the legislature for bringing in the change in the law। ये देखिए लिखा ना, Here the court attempts to know the intention। कोर्ट चाहता है कि एक्चुअल में इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की नए कानून को लाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, सॉरी। तो in Hayden's case in 1584 it was held that for the sure and true interpretation of all statutes, for the sure and true interpretation of all statutes,
इन जर्नल 4 things are to be considered. ये 4 चीजें कंसिडर करनी है आपको, 4 चीजें आपको कंसिडर करनी है, सिंपल सी, क्लियर है। जब भी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब भी कोई इंटरप्रिटेशन करोगे तो 4 चीजें आपको कंसिडर करनी है। क्या? व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ द न्यू एक्ट। न्यू एक्ट मतलब जो एक्ट की इंटरप्रिटेशन आप आज की डेट में कर रहे हो, जो कानून की इंटरप्रिटेशन आप आज की डेट में कर रहे हो, जिसकी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उसको पढ़ते समय आपको एक बार ये सोचना है कि इस लॉ से पहले और कौन सा लॉ था पहले, इस लॉ से पहले कौन सा लॉ था, ठीक है। या तो कोई ऑब्वियस बात है, कोई लॉ रिटन लॉ भी हो सकता है, कोई आपका अनरिटन लॉ भी हो सकता है पहले। ऐसा भी हो सकता है सर, ये कौन सा कानून हो सकता है, व्हाट वाज द लॉ बिफोर, मैं बोलता सर ये कॉमन लॉ भी हो सकता है, कोई कॉमन लॉ इन द सोसाइटी। कॉमन लॉ इन द सोसाइटी मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर रिटन लॉ नहीं आया था, कोडिफाइड लॉ नहीं आया था, मगर एक तरह से लोग आपस में डील करते थे, क्या किसी एक चीज को फॉलो करते थे, मतलब एथिकल रहते थे, हाँ मॉरल रहते थे किसी चीज को। जैसे पॉश एक्ट का मैंने बताया था, जैसे पॉश एक्ट का बताया था, मैं बोलता हूँ जब आप आज की डेट में पॉश एक्ट इंटरप्रेट कर रहे हो, आज आप पॉश एक्ट इंटरप्रेट करोगे तो उसको इंटरप्रेट करते समय आपको एक ये चीज सोचना है कि जब ये पॉश एक्ट नहीं था, इससे पहले कौन सा लॉ था, इससे पहले क्या था सर, इससे पहले पॉश एक्ट से पहले कॉमन लॉ था, खाली कॉमन लॉ था, मतलब कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं था, कोई रिटन लॉ नहीं था, एक अनरिटन लॉ था कि सबको एथिकल रहना है, सबको मॉरल रहना है, लड़कियों से सही से बिहेव करना है, लड़कियों को छेड़ना नहीं है, हाँ सेक्सुअली हैरेस नहीं करना, ये कॉमन लॉ था खाली, क्लियर है। और आज के डेट में क्या बन गया, पॉश एक्ट बन गया। तो जब पॉश एक्ट आप पढ़ोगे, जब आप इंटरप्रेट करोगे, तो आपको ये सब सोचना है कि इसके पहले कौन सा लॉ था, इसके पहले कौन सा लॉ था, और ये न्यू एक्ट कौन सा है, ये वो है जो आज हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, विच वी आर इंटरप्रेटिंग इन टूडेज डेट, जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। पहला आपको ये पहचानना है कि कौन सा लॉ था, वो रिटन भी हो सकता है, वो अनरिटन भी हो सकता है। और उसके बाद व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट इन द सोसाइटी फॉर विच द अर्लियर लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, ये लीजिए। फिर आपको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी मिसचीफ था, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो पुराना लॉ सॉल्व नहीं कर पाता था, ठीक है। फिर आपको ये सेकंड क्वेश्चन सोचना है इसके बारे में। थर्ड आपको क्या सोचना है, व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व्ड एंड अपॉइंटेड टू क्योर द डिजीज ऑफ द सोसाइटी। फिर आपको क्या सोचना है कि क्या रेमेडी प्रोवाइड करी गई है थ्रू द पार्लियामेंट, what remedy the parliament had resolved and appointed to cure the disease of the society। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ने क्या किया था, पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने नया लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने नया लॉ बना दिया और उसके अंदर अलग अलग प्रोविजंस डाल दिए, सो दैट अगर पॉश एक्ट की बात करी जाए, सो दैट वुमेन्स के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट ना हो। तो आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद द ट्रू रीजंस ऑफ द, कि ऐसा रेमेडी जो लाई है उसके पीछे का कारण क्या है। ऑब्वियसली बात है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, यही हो सकता है। तो अगर आप ये 4 चीजों के आंसर आप दे लोगे सही से, आपको अगर 4 चीज समझ आती है कि आज जो मैं चीज पढ़ रहा हूं इसके पहले कौन सा लॉ था, जो आज का लॉ बना वो किस लिए बना गया, कौन सी ऐसी मिसचीफ और डिफेक्ट्स थे जो पुराना लॉ उसको पूरा नहीं कर पाता था, और जब ये गवर्नमेंट ने उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या रेमेडी प्रोवाइड करी, हाँ, सो दैट वो मिसचीफ और डिफेक्ट सब हट जाए, हाँ, और वो रेमेडी प्रोवाइड करने के पीछे उनका रीजन क्या था गवर्नमेंट का। ये चारों को आपको दिमाग में रखना है व्हाइल इंटरप्रेटिंग एनी स्टैट्यूट। जब आप कोई भी स्टैट्यूट पढ़ोगे, ये 4 क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे लोगे, आप आराम से इजीली इंटरप्रेट कर जाओगे एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ, क्लियर। ये बोलता है आपका मिसचीफ रूल, ये बोलता है सर आपका मिसचीफ रूल, ये बोलता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो एक 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 थिंग्स टू बी कंसिडर्ड, ये कहां से आए हैं, हेडन के केस से आए थे सर, ठीक है। ये हेडन केस से 4 पॉइंट आए थे, तभी इसको हेडन्स रूल बोला जाता है। समझ आ रहा है। केस लॉ एक है, देखिए क्या लिखा है, The rule directs that the court must adopt that construction, ऐसी इंटरप्रिटेशन की कंस्ट्रक्शन यूज करिए, which shall suppress the mischief and advance the remedy, क्लियर है। But this does not mean that a construction should be adopted which ignores the plain natural meaning of the words or disregard the context and collection in which they occur। obvious बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेमेडी प्रोवाइड करने के चक्कर में, मिसचीफ को खत्म करने के चक्कर में प्लेन मीनिंग ही पढ़ना छोड़ दो लॉ का। अगर लॉ सिंपल सा लिखा हुआ है, हाँ, तब आपको उसको वही वर्ड्स को कंसीडर करना है, चाहे वो कैसा भी हो। ऐसा नहीं कि आपने उसको पढ़ा, इस तरीके से पढ़ना लग गए आप कि भाई मिसचीफ खत्म हो जाए और रेमेडी प्रोवाइड होनी जाए, ऐसा नहीं है।
इग्नोर नहीं कर सकते आप लिटरल मीनिंग या प्लेन मीनिंग को आप, बट डज नॉट मीन दैट द कंस्ट्रक्शन शुड बी अडॉप्टेड बाय विच इग्नोर्स प्लेन नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और डिसरिगार्ड द कंटेक्स्ट. जो लिखा हुआ है उसको आप डिसरिगार्ड कर दो एंड कलेक्शन इन विच दे अकर. क्लियर है? डिसाइडेड केस है उमत सिंह वर्सेस राज सिंह. ये सब केसेस हैं सर. द सुप्रीम कोर्ट इन सोत्रा देवी केस क्या बोली देखो. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? has expressed the view that the rule in Hayden's case is applicable only when. कब applicable होगा? mischief rule कब applicable होगा? when the word in statutes are ambiguous. ये देखिए, when the words in statute, वही मैंने अभी बताया था ना, one sentence उनके two different meanings आ रहे हैं. ambiguous का मतलब यही होता है more than one meaning of any statement. तो is applicable only when the words in the statute are ambiguous and are reasonably capable of more than one meaning. In other words, where the law is clear and have only one meaning, then this rule ceases to apply. Obvious सी बात है, जहाँ clear होगा, जहाँ पे एक ही meaning आ रहा है, वहाँ पे इस rule को क्यों apply करेंगे? वहाँ तो सीधा literal interpretation है सर, वहाँ तो सीधा literal है. तो वही है, majorly आपको देखना पड़ता है literal, simple एकदम literal. और अगर लिटरल फुलफिल नहीं हो पा रहा लिटरल इंटरप्रिटेशन, तब आते हैं अलग अलग रूल्स पे. क्लियर है? इससे रिलेटेड मिसचीफ रूल से रिलेटेड एक केस है. मिसचीफ रूल, एक तो एग्जांपल आपका पॉश एक्ट वाला ही हो गया, एक तो एग्जांपल आपका पॉश एक्ट वाला ही हो गया. एग्जांपल सीधा लिख देता हूं इसका मैं. एग्जांपल एक तो आपका सीधा पॉश एक्ट वाला ही है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. एक और एग्जांपल इसका है. एक आपका एग्जांपल था केसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंग्लैंड. एक ये भी केस है. हाँ, इट वाज द केस बिटवीन स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस. इसको मैं लिख देता हूं, स्मिथ वर्सेस 1960 का केस है. 1960 का केस है और ये केस डील होता है अंडर द स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट. उस समय का था स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट 1959. क्लियर है? स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट 1959 के अंदर ये डील होगा. तो क्या है इस एक्ट के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूं. चलिए मैं आपको एग्जाम्पल इसका पूरा देता हूं. इस केस के अंदर है क्या, हुआ क्या था एक्चुअली. ये भी एग्जाम्पल आपका मिसचीफ रूल से रिलेटेड है. डिसाइडेड केस ऑन मिसचीफ रूल लेके लिखा है मैंने. और डिसाइडेड केस आपका है, मैंने बता दिया आपको किससे रिलेटेड है केस. ये केस का नाम है, केस कौन सा था, पार्टी थी स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस. ठीक है, और कब का है केस? 1960 का केस है, 1960 का. और किससे रिलेट करेगा ये बता देता हूं. रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है इसका? प्रोस्टिट्यूशन इन इंग्लैंड. इससे ये सब्जेक्ट है. ठीक है, तो क्या बोलता है ये केस, क्या हुआ? फैक्ट्स बताता हूं केस आपको, कुछ फैक्ट्स बताता हूं केस के क्या है, क्या क्या हो रहा था, क्या चल रहा था. फैक्ट्स क्या थे? जो प्रोस्टिट्यूट्स थी ना, जो प्रोस्टिट्यूट्स सॉलिसिट करती थी, प्रोस्टिट्यूट सॉलिसिट्स द पासर बाय in the street of England, in the street. ठीक है, prostitute used to solicit the passerbys, जो लोग जा रहे हैं अगल बगल. हाँ, अब वहां prostitutes खड़ी हुई हैं, आना चलता है क्या. ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज से अपनी, हाँ, अलग अलग वर्ड्स यूज करके छेड़ती थी एक तरह से. अब आप सोचो, अगर एक, मैं बोलता हूं, कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, कोई बंदा अपनी वाइफ के साथ जा रहा है और पीछे से आवाज आए, आना चलता है क्या. हाँ, ए छोरे, अब जो भी है वो आप ले लो, आप सोच लो क्या क्या यूज हो सकता है. तो क्या कर रही है आप सोचो, जो वहां के पासर बायज होंगे, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम तो है. और इंग्लैंड की स्ट्रीट है, नॉर्मल रोड है, चल रहे सब, और वहां पे ये हरकतें हो रही थी. तो जो पासर बाय हैं उनको होने लगी प्रॉब्लम. मतलब ये क्या हो रहा है,
जो पासर बाय थे सर, जो पासर बाय थे वह हरासमेंट हो रही थी उनके साथ, ये हरास्ट, समझ आ रहा है? पासर बाय वर हरास्ड व्हेन दे वॉक अलोंग विद द स्ट्रीट्स। लिख सकते हो आप, आगे लिखना तो मैं आप तो शॉर्ट में बता रहा हूं। ये कब हो रहा था सर? ये सब चीजें जो हो रही थी ना, ये चल रही थी सर 1959 में। 1959 में केस था, कब का? 1960 का, जब आपका ये केस डिसाइड हुआ। ये 1959 में ऐसा चल रहा था, समझ आता है? तो ये सिचुएशन थी। अब ऑब्वियस सी बात है, आप पासर बाय को दिक्कत हो रही, हाँ पासर बाय को दिक्कत हो रही है। ये सबको देखते हुए एक एक्ट पास हुआ, एक कानून पास हुआ। ये सबको देखते हुए एक एक्ट पास हुआ, और उस एक्ट का ही नाम था स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट। ये लीजिए 1959। किस लिए पास हुआ है सर? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिस्ट्रेन द prostitutes, to restrain the prostitutes from soliciting passerbys। ठीक है, तो एक कानून बन गया। क्यों भाई बना? क्योंकि सोसाइटी में आ रही थी प्रॉब्लम। आप देखिए, सोसाइटी में हो रही थी मिसचीफ, उससे रिलेटेड बनाया कानून, उससे रिलेटेड बनाया कानून। हो गया सर, पास हो गया। अब जब एक्ट आपका पास हो गया, आफ्टर द एक्ट वॉज पास्ड, या बोल देते हैं दैट इज आफ्टर 1959, आफ्टर ईयर 1959, क्या करने लगी वो प्रोस्टिट्यूटर? द prostitutes starts soliciting, नहीं मानी, जिद्दी हैं, नहीं मान रही हैं, start soliciting the passerby from the windows और balconies। लो भाई, क्योंकि एक्ट जो पास हुआ उसमें तो लिखा ना पासरबाई हैं, आप स्ट्रीट में नहीं कर सकते कुछ। हाँ, वो क्या करी? वो अपनी छत पे खड़ी हो गई, वो अपनी बालकनी में खड़ी हो गया, वहां से आवाजें लगा रही हैं। अब जो कानून पास हुआ उसमें ऐसा नहीं था कि आप विंडो से नहीं चिल्ला सकते, बालकनी से नहीं चिल्ला सकते। उस कानून में क्या था कि जो पासरबाई आप स्ट्रीट पे नहीं कर सकते कुछ। वो बोली ठीक है, स्ट्रीट पे नहीं कर रहे, ऊपर से कर रहे हैं। बताइए सर, बताइए सर, क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन एक सिंपल सा है जो रेज हुआ, क्वेश्चन रेज्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन जो हुआ, वेदर बालकनी और विंडो, जो भी ले लो, दोनों, वेदर बालकनी और विंडो shall be construed or interpreted, construed as street। लो भाई, बालकनी और विंडो को भी स्ट्रीट माना जाए या नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? आगे इंटरप्रिटेशन करोगे। देखिए सर, इंटरप्रिटेशन का रूल आ गया, अब क्या करोगे आप? बताइए भाई। जजमेंट आई कोर्ट की, मैंने बताया कोर्ट में केस गया, कोर्ट के पास जजमेंट आई है, कोर्ट में केस गया, अब कोर्ट जज इंटरप्रेट कर रहा। जज भी समझ गया कि भैया जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं बड़े दिमागदार हैं, पूरा कानून पढ़ा है उनको, उन्होंने पूरा कानून पढ़ा हुआ है, पता है उनको कैसे क्या करना है। कोर्ट अप्लाइड द मिसचीफ रूल। कोर्ट ने अप्लाई क्या करा सर? कोर्ट ने अप्लाई कर दिया है मिसचीफ रूल को। कोर्ट ने अप्लाई कर दिया मिसचीफ रूल टू कंस्ट्रू द वर्ड, कंस्ट्रू द वर्ड स्ट्रीट। कोर्ट ने बोला, हेल्ड द एक्ट विल कवर, कौन सा एक्ट? कौन सा ऑफेंस? स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट। द एक्ट विल कवर द प्रोस्टिट्यूट्स, द एक्ट विल कवर द प्रोस्टिट्यूट्स attracting attention of the passerby from the windows or balcony।
The act will cover the prostitutes attracting the attention of the passerby from the windows or balconies. लो भाई, कोर्ट की जजमेंट आ गई। तो इसका मतलब अब वो स्ट्रीट में से आप करो, चाहे आप विंडो से करो, चाहे बालकनी से करो सर, मेन इंटेंशन क्या थी लॉ मेकर की, लॉ को बनाने की, कि जो मिसचीफ हो रही है इसको हटाने के लिए। भले ही लिटरली पढ़ के समझ आ रहा है स्ट्रीट मीन्स खाली वो लोकेलिटी और वो रोड हो रही है, हाँ वर्ड से तो यही समझ आ रहा है, मगर अब हम कहां चले गए, मिसचीफ रूल अप्लाई कर दिया कि मिसचीफ को हटाने के लिए लॉ बनाया गया था, हाँ तो हमको बियॉन्ड द वर्ड्स जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो ये आपका सर कानून, ये आपका एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, मिसचीफ रूल। और एक एग्जाम्पल आपको पता ही है पॉश एक्ट, वो भी आपको पता ही, मैंने बता दिया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए लॉ बनाया गया था, उसके पहले कोई लॉ नहीं था, कॉमन लॉ था खाली, ठीक है। चलिए भाई, आता है समझ। अब आते हैं हम लोग रूल ऑफ एडजस्टम जनरेस, हमारा प्राइमरी रूल का लास्ट रूल। प्राइमरी रूल का हमारा लास्ट रूल है एडजस्टम जनरेस, और बहुत सिंपल सा है रूल और बहुत बढ़िया रूल है। ये बोलता है, ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है, आइए मैं आपको यहां बताता हूं, यहीं पीपीटी में बताते हैं आपको क्या बोल रहा है ये रूल। ये रूल बोलता है सर, एक सिंगल सेंटेंस है, कौन सा रूल है सर ये, एडजस्टम जनरेस, ठीक है। अब ये रूल क्या बोलता है सर, एक सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है। अब हर एक सेंटेंस में कभी कभी ऐसा होता है, देयर आर, मैं बोलता हूं एक सिंगल सेंटेंस है और उस सेंटेंस में देयर आर सम स्पेशल वर्ड्स एंड सम जनरल वर्ड्स। एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कुछ स्पेशल वर्ड्स भी दिख रहे हैं मुझे और कुछ जनरल वर्ड्स भी दिख रहे हैं। तो ये बोलता है, ये रूल बोलता है दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जर्नल वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द जर्नल वर्ड्स must be confined to the special words। क्या बोल गया सर, ये क्या बोल गया सर, जनरल स्पेशल क्या कर रहे हो आप, हैं? अभी बताता हूं क्या कर रहा हूं मैं समझ लो क्या है। एक सिंगल सेंटेंस है, उस सेंटेंस में दो तरह के वर्ड्स हैं, स्पेशल भी हैं, जनरल भी हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन का रूल बोलता है एडजस्टम जनरेस, ये बोलता है कि जब आप इंटरप्रेट करोगे जनरल वर्ड्स को ना, हाँ, that general words should confined with the meaning of the special words। क्या बोल रहा है ये? अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल देता हूं आपको इसी से रिलेटेड। चलिए एग्जांपल आपका देते हैं, एग्जांपल वन आपका, मैं आपसे बोलता हूं ऑडी, BMW, हाँ, मार्क लिख देता हूं मर्सिडीज, ठीक है, एक्सेट्रा। क्या लिखाओगे सर आप? अब आपको बता देता हूं पहले मैं, ये ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये आपके सर है स्पेशल वर्ड्स, ये हैं सर आपके स्पेशल वर्ड्स, दीज आर ऑल स्पेशल। और ये जो एक्सेट्रा वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज जर्नल वर्ड। अब वही ये बोल रहा है कि आप इस एक्सेट्रा को क्या इंटरप्रेट करोगे, ये बोल रहा। देखिए ना, सब स्पेशल और जनरल, हाँ जी सर दोनों हैं,
द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जनरल वर्ड्स, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल वर्ड्स मस्ट बी कन्फाइंड टू द स्पेशल वर्ड्स। अब समझ आ रहा? अब इस एक्सेप्ट्रा में आप क्या डालोगे मुझे ये बताओ। एक्सेप्ट्रा में आप क्या डालोगे बता दो, बस आप खुद बताओ क्या डालोगे। सर आपको पता है ये सब लग्जरी कार्स है, लग्जरी कार्स के ब्रांड्स हैं, सब लग्जरी कार्स के। तो अब आप एक्सेप्ट्रा में क्या डालोगे, आप क्या समझोगे कि हाँ जी सर एक्सेप्ट्रा का मतलब और भी लग्जरी कार्स। सर ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज एक्सेप्ट्रा। एक्सेप्ट्रा में क्या डाल सकते हैं हम? हाँ जी सर लग्जरी कार्स डाल सकते हैं, उनके ब्रांड्स। हाँ जी सर रॉयल्स रॉयल्स डाल दे क्या? हाँ जी डाल सकते हैं। सर फरारी डाल दे क्या? हाँ जी सर डाल सकते हैं। सर लैम्बोर्गिनी डाल दे क्या? हाँ जी सर डाल सकते हो। सर बुगाटी डाल दे? हाँ जी सर डाल सकते हो। समझ आ रहा है? अगर 3 स्पेशल वर्ड दिए साथ एक जर्नल वर्ड ऐड कर दिया तो उस जर्नल वर्ड की इंटरप्रिटेशन कैसी होगी? जैसे स्पेशल वर्ड। अगला एग्जांपल आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। हाँ जी सर एग्जांपल लेते हैं तो मैं बोलता हूं, सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं, रोज, लिली, लोटस एक्सेट्रा। लो क्या है सर? ऑब्वियसली बात है सर ये स्पेशल वर्ड्स है 3। एक्सेप्ट्रा में क्या लोगे आप बता दो मुझे। अब सर एक्सेप्ट्रा में आप क्या लेंगे? सर एक्सेप्ट्रा में आप क्या लोगे? सर एक्सेप्ट्रा में क्या हम जैस्मीन ले ले? क्या हम जैस्मीन ले सकते हैं सर एक्स्ट्रा में? या सर एक्सेप्ट्रा में हम कैक्टस ले ले? क्या हम ये कॉलीफ्लावर ले ले? क्या लेंगे सर एक्सेप्ट्रा में? आप खुद आंसर दे सकते हो उसके एक्सेप्ट्रा में क्या लेंगे। ऑब्वियस ही बात है सर हम फ्लावर्स लेंगे, जो फ्लावर से रिलेटेड है। ये देखिए हम जैस्मीन लेंगे। इसको लोगे क्या आप? नहीं लोगे। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ क्या मतलब है एक्सेप्ट्रा का? हाँ जी सर आ रहा है। तो एक्सेप्ट्रा हो गया, ऐसे में हो सकता है। हाँ अदर ऑब्जेक्ट्स भी ऐसा आ सकता है, रोज, लिली, लोटस एक्सेप्ट्रा। एक्सेप्ट्रा जगह जनरल वर्ड कुछ भी यूज हो सकता है, वो अलग अलग एग्जांपल से रिलेटेड होता है। ठीक है एग्जांपल 3 देता हूं एक और। एग्जांपल 3 लो। एग्जांपल 3 में आप डालिए, मैं बोलता हूं बस, ट्रक, ये लीजिए, कार, बाइक एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स। ये लीजिए, ये है आपके पास एक लाइन है, ये एक स्टेटमेंट है। बस, ट्रक, कार, बाइक एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स। तो आपको पता है सर ये तो सर मेरे स्पेशल वर्ड्स हैं यहाँ तक तो। और ये एक जर्नल दे दिया, अदर पावर मोटर व्हीकल्स। अब अदर पावर मोटर व्हीकल्स में आप क्या डालेंगे ये बता दीजिए। आप क्या मान सकते हैं, आप क्या अज्यूम करोगे? Whether this will include other motor powered vehicle, whether this will include, मेरा आपसे क्वेश्चन है, whether this will include aeroplane, बताइए whether this will include aeroplane। सर मोटर भी है, मोटर पावर्ड व्हीकल तो है, वो मोटर तो उसमें भी है। बताइए सर एरोप्लेन इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा? सर एरोप्लेन इंक्लूड नहीं होगा। सर ये जितनी चारों के बारे में बात हो रही है, इन चारों को देखिए आप, ये सब जमीन में चलने वाले हैं, लैंड में। ठीक है, ये सब लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है, लैंड बेस्ड। और ये अगर एरोप्लेन में ले लूंगा तो वो तो एयर बेस्ड हो गया। भले ही वो मोटर पावर्ड है, मोटर उसमें भी लगी, मगर वो एयर वाला हो गया, तो एरोप्लेन यहां नहीं आएगा सर। आप दूसरी चीज ले लीजिए यहाँ पे। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इनका जो मतलब है, मैं सिंपल से बोलना चाह रहा हूं, जो जर्नल वर्ड्स हैं ये इससे कन्फाइंड रहेंगे, दैट्स इट। समझ आ रहा है? समझ आता है? चलिए भाई अब आते हैं थोड़ा हम लोग इस पे आते हैं। तो क्या बोल रहा है? एडजेक्टिव जनरस लिटरली मींस ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज। ये देखिए सेम काइंड या सेम स्पीशीज का होना चाहिए, सेम काइंड
और सेम स्पीशीज का होना चाहिए। In simple words, the Jesdom generis rule is that where there are general words following particular special words, following, ठीक है, बाद में आ रहे हैं, the general words following particular and specific words must be confined, देखिए must be confined to things of the same kind as those specified. Confined मतलब हमको इसकी सर एक narrow interpretation करनी है, खाली इसकी narrow interpretation होगी, कन्फाइंड है खाली वहीं तक, उसके अलावा हम उसको और कुछ नहीं मान सकते। जो जनरल वर्ड्स हैं मस्ट बी कन्फाइंड टू द मीनिंग ऑफ द स्पेशल वर्ड्स, कन्फाइंड, ठीक है, एक नैरो इंटरप्रिटेशन करनी है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मानेंगे। और व्हेन द जनरल वर्ड्स फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड्स दैट आर डिस्टिंक्ट इन नेचर, जब अलग अलग है अगर, द जनरल वर्ड शुड ऑल्सो बी गिवन द स्पेसिफिक मीनिंग टू इट, द जनरल वर्ड शुड बी गिवन द स्पेसिफिक मीनिंग टू इट। The court will interpret such general words, follow the specific words in a restricted way, देखिए ना, narrow interpretation, restricted way. It will be based on the facts and circumstances of the case, which may change case to case basis. If general words follow a particular word, ठीक है, if general words follow particular words pertaining to a class, category or genus, then it is construed that general words are limited to the mean the person or thing of the same general class, category or genus as those particularly exposed, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, if the husband asks the wife to buy bread, milk and cake, and if the wife buys jam along with them, it is not invalidated merely because of not specifying it, but it is valid because it is of the same kind, same nature है, same तरह के हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज है, जैसे ब्रेड है वैसे ब्रेड, मिल्क, केक, वैसे जैम भी उसी के अंदर आता है सर, हाँ, ब्रेकफास्ट आइटम है हमारे साथ। जीनस क्या होता है सर? जीनस, अब जीनस का एग्जांपल दूं, जीनस, जीनस का मतलब हो गया फ्लावर, फ्लावर इज अ जीनस। अब स्पीशीज क्या मतलब क्या है सर? रोज, लिली, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सब क्या है? ये स्पीशीज है। समझ आ रहा है? समझ आता है? तो जीनस वाइडेड सब इंक्लूड कर रहा है, जीनस इंक्लूड स्पीशीज, ठीक है, समझ आता है? फ्लावर इज अ जीनस एंड स्पीशीज क्या है? रोज, लिली, अलग अलग उसके फ्लावर्स हो गए, तरह से क्लियर है? एप्लीकेबिलिटी देखिए, टू अप्लाई दिस रूल द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, द स्टैट्यूट शुड कंटेन अ एन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, एन्यूमरेशन मतलब ग्रुपिंग होनी चाहिए, ग्रुपिंग होनी चाहिए। द स्टैट्यूट शुड कंटेन द एन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स की ग्रुपिंग होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, फिर एक्सेट्रा, हाँ, अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिखा रहे लास्ट में, क्लियर है? तो मगर ग्रुपिंग तो होगी ना, एन्यूमरेशन किसकी होनी चाहिए? स्पेसिफिक वर्ड्स की, तभी तो हम बता सकेंगे ना जनरल वर्ड भी क्या होगा। द सीरीज ऑफ एन्यूमरेशन शुड कंस्टिट्यूट अ क्लास और कैटेगरी, देखिए सेम जेनस के होने चाहिए, सेम जेनस के होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हो, दिस रूल विल नॉट अप्लाई वेयर द सीरीज where the series is not of same genus, लिख सकते हैं आप, लिख लो आप। अब ये रूल वहां पे अप्लाई नहीं होता सर जहां पे जो आपके ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स हो रही है, स्पेसिफिक वर्ड्स हो रहे हैं, वो सेम जेनस के अगर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लीजिए एग्जांपल लीजिए, मैं बोलता हूं मून, मैं बोलता हूं मून, मैं बोलता हूं सर चेयर, नाइफ, रोज, गन, एक्सेट्रा। बताइए सर क्या एक्सेट्रा का मीनिंग बता पाएंगे आप? बता पाओगे? बता दो जरा। बता ही नहीं सर, कोई नहीं बता पाएगा एक्सेट्रा बोल क्या रहा है। क्या इस केस में एक्सेट्रा जो जनरल वर्ड है इसकी इंटरप्रिटेशन
कन्फाइंड होगी सर इससे, स्पेशल वर्ड से? नहीं सर, बिकॉज ये सब अलग अलग जेनस है। मून अलग है, चेयर अलग है, ये नाइफ अलग है। सर ये मून अपना आ गया सर प्लैनेट्स में ले लो आप इसको। हाँ सर, ये चेयर आपका फर्नीचर में आ गया सर, नाइफ आपका अलग यूटेंसिल भी है। हाँ यूटेंसिल्स हो गया है, तो रोज फ्लावर्स हो गया, गन आर्म्स एंड एनिमेशन में आ गया। तो सबका जेनेस ही अलग है, तो एक्सेप्ट्रा का मतलब आ ही नहीं सकता। तभी मैं बोल रहा हूं दिस रूल विल नॉट अप्लाई where the series is not of the same genus। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the general word should follow the enumeration of specific word। ऑब्वियस बात है, जनरल वर्ड होगा वो स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो ही करेगा, ऑब्वियस, तभी ये रूल अप्लाई होगा। The class or category should not be exhausted by enumeration of specific words। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पेसिफिक वर्ड्स इतने ही लिखे हुए हैं हाँ कि वो सीरीज ही खाली एग्जॉस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब प्लैनेट्स है, अब प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स के नाम आप लिख दो, ठीक है, सब प्लैनेट्स के नाम लिख दो, मार्स, वीनस, जुपिटर, प्लैटन लिख दिया आपने, और उसके बाद एक्सेप्ट्रा लिख दो। पूरे प्लैनेट्स के नाम आपने लिख दिए हैं पूरे, और उसके बाद आप एक्सेप्ट्रा लिख रहे हो। अरे सब प्लैनेट ही इतने हैं, आपने तो पूरे डाल दिए, उसके बाद एक्सेप्ट्रा कहां से आ जाएगा? और समझ आ रहा है? आता है समझ? अगर स्पेसिफिक वर्ड्स की लिस्ट ही एग्जॉस्ट हो गई, उतनी चीजें ही हैं खाली इस पूरे यूनिवर्स में, उसके अलावा है ही नहीं, तो एक्सेप्ट्रा कैसे आ जाएगा? तो लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है? तो जितने आपने प्लैनेट्स लिख दिए, अगर पूरे के पूरे आपने लिख दिए, अब आप ऐसे लिखो मार्स, जुपिटर, वीनस एक्सेप्ट्रा, मार्स, जुपिटर, वीनस एक्सेप्ट्रा। तो सर हमको पता है, आगे यूरेनस लिख सकते हैं, नेपच्यून लिख सकते हैं, क्लियर है, लिख लेंगे, मर्क्यूरी लिख देंगे, जो भी है लिख दिया हमने आगे। एक्सेप्ट्रा को हम समझ सकते हैं कि वो प्लैनेट्स की बात कर रहा है। अब सर मैंने पूरे प्लैनेट्स के नाम लिख दिए, उसके बाद एक्सेप्ट्रा लिख रहा हूं, सर लिस्ट ही एग्जॉस्ट हो गई, स्पेसिफिक वर्ड्स की कैसे बता दे? वहां इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं पाएगी इसकी, क्लियर है? तो देखिए भाई लिखा है, द क्लास और कैटेगरी शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। एग्जॉस्ट हो जाएगी तो एक्सेप्ट्रा का जो जनरल वर्ड उसका इंटरप्रिटेशन ही नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो डिफरेंट इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर टू द जनरल टर्म्स। ऑब्वियस ही बात है, तो इसका मतलब और कोई इसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, तो वही सर बात कर रहा है, देयर शैल बी नैरो इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब सीधा ही है कि नैरो इंटरप्रिटेशन होनी है, क्लियर है, समझ आता है सर? तो यहां पे जाके देखा जाए तो यहां पे आपके प्राइमरी रूल्स होते हैं ओवर, यहां पे आपके प्राइमरी रूल्स होते हैं खत्म, क्लियर है? अब हमारा आएगा सेकेंडरी रूल्स, और उसके बाद आएगा हमारा एड्स टू द इंटरप्रिटेशन, ठीक है? एड्स टू दी मतलब टूल्स फॉर दी, ऐसे टूल्स होते हैं विच आर हेल्पफुल फॉर इंटरप्रेटिंग दी स्टैट्यूट, उसको बोलते हैं एड्स फॉर द इंटरप्रिटेशन। वो कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ आपके एक्सटर्नल होते हैं, वो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन आपकी जो प्राइमरी रूल्स थे यहाँ पे होते हैं ओवर, क्लियर है? अब हमारा जो शुरू होगा वो होगा व्हाट आर दी सेकेंडरी रूल्स, क्लियर है? चलिए भाई